वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडी हवा और गर्म चाय का नहीं होता, बल्कि स्टाइल और फैशन के नए रंगों का भी मौसम होता है। जैसे ही दर्जा हरारत गर्माता है या फिर सर्द होता है तो अलमारियों से आप ये कह सकते हैं कि स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट्स की वापसी होती है। लेकिन इस साल बात सिर्फ गर्म रहने की नहीं है, बल्कि खूबसूरत नज़र आने की भी है। 2025 की सरमाई फैशन दुनिया में क्या क्या फैशन ट्रेंड्स में हैं, इस मौसम में कौन सा अंदाज आपकी शख्सियत के साथ जचेगा, और आइए देखते हैं कि इस विंटर के टॉप फैशन ट्रेंड्स जो ना सिर्फ आपको स्टाइलिश बनाएंगे बल्कि गर्म भी रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है मैडम जी। जी, सायरा रिजवान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सायरा साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने जिक्र किया अपने बहुत ही अच्छे इंट्रो में कि सर्दियां आपको पता है आ चुकी हैं, इसमें ट्रेंड किस तरह से फॉलो होता है। अब आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी सर्दियों का मौसम है, कौन से ट्रेंड ज्यादा इस वक्त इन है, कौन से फॉलो किए जा रहे हैं? जी, आपके पता है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया हुआ है सर्दियों का। तो इसमें अभी आजकल हम वेरी कंफर्टेबल एंड कूजी स्टाइल्स देखना चाह रहे हैं। द ट्रेंड्स दैट यू विल एवरीवेयर वुड बी बेसिकली कॉट सेट्स हो गए उसमें, और वेरी कंफर्टेबल ओवरसाइज्ड कपड़े भी बहुत चल रहे हैं। इसके अलावा जो कलर्स हैं इसमें आपको बर्गंडीज मिलते हैं सूट फैब्रिक के साथ, कॉर्डुरॉय, कैमरिक। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली रिच है, फैब्रिक बनाने में भी हमारा जो कॉटन है यहाँ पर एंड कैमरिक, वो वूल हो गया, उसके अलावा वो सब बहुत ज़्यादा वेदर फ्रेंडली हैं। तो वी गेट वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। हमारा लूम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे स्प्रिंग के, समर के, विंटर्स के सब फैब्रिक्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग। सो वी when we create a palette for a season, so we make a mood board of all those fabrics and then we design accordingly. ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी होता है कि जब सर्दियों का इनिशियल सीजन आता है या फिर गर्मियों का इनिशियल सीजन आता है तो जो नया फैब्रिक है, जो स्टाइलिश फैब्रिक है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। इसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? फैब्रिक तो ऑब्वियसली देखें, ईयर बाय ईयर प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, और उसमें सिर्फ जो है ना इन्फ्लेशन एक तरफ नहीं है। आपने देखा होगा वो हर चीज़ में इन्फ्लेशन है, वेदर इट्स पेट्रोल, इट्स इलेक्ट्रिसिटी, वेदर रॉ मटेरियल। तो इसको कंट्रोल इसी तरह किया जा सकता है थ्रू योर एस्थेटिक सेंस, थ्रू योर कि एक बेसिक आपके पास कपड़े होने चाहिए। यू नीड टू हैव सम स्टाइलिस्ट माइंड इन योर सेल्फ कि आप पुराने कपड़ों को भी कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये लेयरिंग का सीजन होता है विंटर। तो इसमें यू कैन लेयर इट। आपके 2-3 बेसिक्स कपड़े होने चाहिए जिसको आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, क्योंकि लेयरिंग का सीजन है। कोट्स, कार्डिगन्स जैसे बेसिक अगर आपके पास मोका या ब्राउन्स एंड ब्लैक्स इनर है, शलवार कमीज है या पैंट्स और शर्ट्स हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्कार्फ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कोट्स के साथ आप जो है उसे वैरायटी दे सकते हैं। सो यू हैव टू हैव एन एस्थेटिक सेंस फॉर दैट। अच्छा सारा, जिस तरह से हमने फैब्रिक्स की बात की, ट्रेंड्स की बात की, महंगा सस्ता होने की भी बात की, थोड़ा सा मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी बता दें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी इन चीज़ों को चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कलर पहनना चाहिए, लाइट या फिर डार्क। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? जी, डार्कर कलर टोन्स जो होती हैं वो हमेशा हमारी एशियन कलर टोन को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और विंटर में भी बहुत अच्छी लगती हैं कि ऑल द ज्वेल कलर्स, ठीक है, हमारे पास एमरल्ड ग्रीन है, ठीक है, उसके अंदर रॉयल ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर्स हैं, और ये सारे जो स्टोन वाले कलर्स होते हैं ना, द एक्वामरीन, टील कलर इज द मोस्ट ट्रेंडिंग दीज डेज। उसके अलावा जैसे विंटर आ जाते हैं तो ब्राउन और मोका, चॉकलेट कलर भी एक बूम ले लेता है। तो ये सारे जो कलर्स हैं टुवर्ड्स द डार्कर टोन्स बेसिकली, लेकिन जब आप लेयरिंग कर रहे होते हैं तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद लाइटर कलर इनसाइड एंड डार्कर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी उनको ना अभी इतना इल्म नहीं होता कि ये सर्दियाँ आ रही हैं या लेट्स सपोज गर्मी आ रही है, सो कौन सी चीज़ें ज़्यादा इन हैं। मतलब बहुत सारे लोग लॉन्ग कोट की तरफ जाएंगे, शायद हो सकता है कि शुरू में उस तरह से वो इन ना हो, तो इसके लिए कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है?
इंफॉर्मेशन देखें, आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है, इंस्टाग्राम हो गया, हमारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब से सोशल मीडिया का बूम आया है आफ्टर कोविड, एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली अवेलेबल। बट अदरवाइज हमारा जो टीवी है वो भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। सो पैलेट एक इंटरनेशनल भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली यू ड्रेस योरसेल्फ अप अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे अभी लाइट विंटर्स आए हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू वेयर लॉन्ग कोट्स। वो टुवर्ड्स जनवरी कहीं जाकर स्टार्ट हो जाते हैं, जब बिल्कुल पीक होती है विंटर्स। ठीक है, इससे पहले हमारे पास आजकल वेस्ट कोट्स चल रही हैं लड़कियों में, और लड़कों के भी हाफ स्लीव स्वेटर्स होते हैं, कार्डिगन्स होते हैं, एंड देन देयर आर लाइटर ट्रॉपिकल सूट्स आल्सो। सो इसी तरह फीमेल में फैब्रिक भी चेंज होता है। जैसे वेलवेट हमारा विंटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रीगल लुक देता है, तो ओकेजन पे भी, जैसे कवाली नाइट्स हैं, शादियां हैं, उनमें वेलवेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज डेज। तो जब से वेलवेट आ जाता है सीजन, तो यू नो वी कैन एंजॉय द वार्मथ आल्सो। अच्छा सायरा, जिस तरह से अभी हमने वेलवेट की आपने बात की है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सेसरीज के हवाले से भी बताइएगा। अगर एक शख्स ने या फिर किसी एक लेडी ने एक वेलवेट का ड्रेस लिया हुआ है, पहना हुआ है, तो उससे जो उनकी एक्सेसरीज होंगी, लाइक ज्वेलरी हो गई या फिर स्कार्फ हो गया, वो लाइट ही होनी चाहिए या फिर डार्क टोन में ही जाना चाहिए? नहीं, आप उसको मैच कर सकते हैं। जैसे अगर वो ब्लैक कलर का वेलवेट का आपका प्लेन सूट है, तो एक्सेसरीज उसके साथ आपकी या तो ओकेजन पे डिपेंड करता है। अगर डिनर जा रहे हैं तो आप लाइट सी ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, और अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, यू कैन वेयर इट विद अ हैवी शॉल। जैसे आजकल पश्मीना की शॉल चल रही है, कानी सिल्क की शॉल्स हैं, उसके अलावा वर्क्ड शॉल्स हैं वेलवेट की। उसके अलावा हमारे पास करंडी का फैब्रिक आ जाता है। हाँ। ठीक है, तो हम शॉल से बहुत ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं एक ड्रेस को, या अगर कॉर्पोरेट गैदरिंग है तो एक स्कार्फ से आप एलिवेट कर सकते हैं। द स्कार्फ शुड बी अ लिटिल प्रिंटेड वंस। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ड्रेस सिंपल है तो वो प्रिंटेड शॉल या आपका प्रिंटेड स्कार्फ जो है वो एक बहुत अच्छी लुक देता है। सही हो गया सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सारा रिजवान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि फैशन के हवाले स्पेशली हमने सर्दियों को थोड़ा सा फोकस किया है। ख़वातीन उज़्ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सेगमेंट है जिस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि औरत के हुकूक की जदोजहद फेमिनिज्म कहा जाता है, मगर वक्त के साथ हमने देखा है इस नज़रिए के गिर्द आप देखें बहुत सी गलत फहमी और अफसाने भी आ चुके हैं। असल फेमिनिज्म बराबरी, एहतराम और मौक़े की बात करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बहुत से लोग इसे मर्द दुश्मनी या फिर बर्तरी के नज़रिए से जोड़ने लग जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या फेमिनिज्म वाकई अपनी असल रूह से दूर हो चुका है, या फिर हमने खुद इसके मकसद को गलत समझ लिया है? और आज हम इसी हकीकत के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि शायद औरत जो मार्च भी होता है, औरत के हुकूक की बात की जाती है मर्द को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। बिल्कुल ऐसी, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आपकी जानी पहचानी हमारे साथ इससे पहले भी मौजूद रही हैं, मारवी एवान मौजूद है। उनसे बेहतर फेमिनिज्म को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मारवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह गजल ने अपने इंट्रो में कहा, फेमिनिज्म की तारीफ हर शख्स डिफरेंट करता है, लेकिन इसकी एक्चुअल में इसकी तारीफ क्या है और फेमिनिज्म को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, औरतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद, औरतों के हुकूक की जद्दोजहद। अब उसमें चाहे आप औरत हों या मर्द हों, आप अगर हुकूक के हवाले से काम कर रहे हैं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यू आर ट्रू फेमिनिस्ट। एक सिंपल सी चीज़ है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, इतने मिथ्स उसके अराउंड हैं। जो बात है फेमिनिज्म की या हुकूक की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। 8 से 28 हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो मर्द, औरत और हर इंसान के लिए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ये जो तमाम प्रैक्टिसेस हैं, ये औरत को उसके हक से बहुत दूर कर रही हैं।
हम ये देख रहे हैं अमूमन ये समझा जाता है जी बच्चियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, उनको इतना पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, उनको घरों के अंदर रखो, तालीम के लिए भेजने की ज़रूरत क्या है, कोई हादसा पेश, मतलब औरत नहीं हो गई, इंसान नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। ऑनर की कोई बात आई तो आप देखें ऑनर किलिंग में इतना बड़ा अभी बलूचिस्तान में बानों का इतनी बड़ी एग्जाम्पल है वो वाक़या हमारे पास, और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। तो औरत के ऊपर उसके जेंडर की वजह से आपने इतना बार रख दिया, इतना बर्डन रख दिया है, तो उस बर्डन को ईज करने के लिए जो फेमिनिस्ट हमारी स्ट्रगल्स हैं और जो लोग ख़वातीन के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। और अब हम यहाँ पर इस पर आ जाते हैं कि औरतों को मजबूत करना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको ये भी बताऊंगी और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम एक तो जैसे मैंने फेमिनिज्म के लिए कहा कि मर्द औरत सब मिलके हुकूक के लिए काम कर सकते हैं, और अक्सर मर्दों को जब फेमिनिस्ट कह के तंग करने की कोशिश की जाती है और ऐसे उनको छेड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग थ्रू फेमिनिस्ट हैं वो बड़ा फखरियाना तौर पे कहते हैं कि येस आई एम मेल एंड आई एम फेमिनिस्ट। तो बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, कॉमरेड्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं विच आर वर्किंग फॉर द वुमेन राइट्स। अच्छा, अब यहाँ पर है कि जब हम पैट्रियार्टिकल निज़ाम की बात करते हैं, मर्दाना समाज की, तो उससे भी एक इम्प्रेशन जाता है कि जी मर्द बड़े ख़राब हैं, मर्दों ने किया होगा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सोच है, डोमिनेंस सोच, एक कंट्रोलिंग सोच है, और वो सोच जो है मर्दों से ज़्यादा एसोसिएटेड है, और शुरू से लेके हम ये देख रहे हैं कि वो औरत को वीक समझना, मर्द को स्ट्रॉन्ग समझना, जो हमारे माशरे ने ही किया है। अच्छा, इसकी जो ठेकेदारी है वो सिर्फ मर्दों ने नहीं उठाई हुई, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो घर के अंदर बेटियों को, बच्चियों से कहती हैं कि जी अब्बू को बुरा लग जाएगा, दैट इज़ वाई यू नो नीड टू गो टू स्कूल, या भाई को पसंद नहीं है, दैट इज़ वाई यू नो नीड टू बी सोशलाइज्ड। और जी अगर ऐसी कोई हरकत हो गई तो फिर वो ख़वातीन ही मिलके थोड़ा सा जो है ना इस तरह जो पैट्रियार्टिकल निज़ाम है इसको आगे बढ़ाने में साथ दे रही हैं। तो ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दैट इज़ अ सिस्टम एक्चुअली। इसमें औरत के हुकूक के लिए मर्द भी काम कर सकते हैं, और पैट्रियार्टिकल निज़ाम जो एक मर्दाना सोच, समाज जो माशरे में जेंडर इनइक्वालिटी की बिगाड़ को पैदा कर रहा है, उसके लिए जो फीमेल जेंडर है वो भी अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस में जो ऑनर किलिंग के होते हैं उसमें जो मदर्स अक्सर होती हैं वो बताती हैं कि जी मेरी बेटी किधर है, या उसने ये गलत किया है, या उस बात को आगे बढ़ा देती हैं कि वो आगे ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट दिस इज़ द रियलिटी, बिकॉज ये सोच किसी भी जेंडर के अंदर पाई जा सकती है। अच्छा, नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि औरत को ज़रूरी क्यों है एम्पावर्ड करना। देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं, आज मैं कहती हूँ, हम कहते हैं जी जायदाद का राइट औरतों को जो इस्लाम भी दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कवानीन भी दे रहे हैं, और हर जो है ना उनको मिलना चाहिए, बातों में सब देते हैं। राइट। अब अगर औरत को उसका राइट मिल रहा है जायदाद का, लेकिन हमने उसको एजुकेशन नहीं दी, हमने उसको सोशलाइजेशन नहीं सिखाई, हमने उसको कुछ नहीं बताया, तो वो उसका नहीं है, वो उसका हस्बैंड ले लेगा फौरन, बाकी लोग उससे अंगूठे लगवा के खाली पेपर्स पे वो ले लेंगे। सो इफ़ हमें औरतों को थ्रू मैनर में उनके राइट्स देने हैं तो सबसे पहले शुरुआत तालीम और आगाही से होगी, उनके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से होगी। तो जब हम एम्पावर अब हम यहाँ पे कहते हैं, आजकल आपने देखा है लोग कितने बच्चे खराब होते जा रहे हैं। बच्चे की जो दर्जगाह है वो सबसे बड़ी माँ है। आपने उस माँ के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है? क्या उसकी एजुकेशन को इंश्योर किया आपने, उसकी सेहत को इंश्योर किया, उसके अच्छे खाने को इंश्योर किया, या उसके आगे से रोटी उठा के ताकतवर मर्द की तरफ रख दी गई और उसको ये बताया गया कि तुम्हें जरूरत नहीं है और तुम्हें पैदा भी मर्द को करना है। तुम्हें पैदा भी उस ताकतवर मर्द को करना है, लेकिन तुम्हें 2 रोटी खाने की जरूरत नहीं है। सो दीज ऑल आर द मिथ्स, दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर टेलिंग अस के हमारे इस माशरे में हर फर्द, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ये आपने जितना बहुत उनको अच्छे से मजबूत explain करेंगे किया वो है। आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, ताकि बहुत सारी चीजें इससे क्लियर भी हो गई हैं। बहुत सी मजीद मिथ्स भी हैं जिन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट का मतलब यही है कि सिर्फ वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करना, वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप शायद मर्दों को उनके हुकूक उस तरह से सच नहीं देते और औरत जो है वो बड़ी बन जाती है। हाँ, तो क्या ऐसा ही है? एक तो हर वक्त यही कहा जाता है
कि स्कूल जाओगी, पढ़ोगी तो मॉडर्न हो जाओगी, ख्याल पता नहीं वो हो जाएंगे तुम्हारे आजाद ख्याल, या राइट, आजाद ख्याल। असल में हम लोग इतना निगेट करते हैं ना इन चीज़ों को कि अब हम उसको अपने माइंड से भी निकाल रहे हैं, आजाद ख्याल हो जाओगी एंड ऑल। तो ये जो सोच है आज़ाद ख्याली और वेस्टर्न अटैच करना, अभी आप देखें इस वक्त हम यहाँ पर लाइव हैं, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? वेस्टर्न से। सो व्हेन द थिंग्स आर इन योर फेवर यू आर लाइकिंग द वेस्ट, एंड अगर आपकी चीज़ें मिजाज के मुताबिक नहीं है तो आप बस सब उठा के वेस्ट पे डाल देते हैं। अगर हम देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात करें, आप जिस भी मज़हब में देख लीजिए, ख़वातीन के हवाले से क्लियरिटी भी है, हुकूक भी इक्वल हैं। जब हम चीन जाके तालीम हासिल करने की बात करते हैं तो कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ मर्द ही जाएं, औरतें भी जा सकती हैं, सब तालीम हासिल करेंगे। और हम देखें जंगों में ख़वातीन ने कितना बेहतरीन किरदार अदा किया है, एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। इवन शादी की मर्जी अब तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि जब छोटी उम्र की शादी प्रॉब्लम है तो ज़बरदस्ती की शादी भी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी कवानीन को मजबूत करना चाहिए। और अभी भी आप देखें कि इजाज़त नहीं बेहतर तरीके से ली जाती, उनकी अपनी रजामंदी नहीं होती है, और अगर वो अपनी एक्सरसाइज करती हैं रजामंदी तो उनको ऑनर किलिंग कर दिया जाता है। सो क्या शादी के लिए रजामंदी पूछना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? नो, दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, दिस इज अवर वेरी ओन कॉन्सेप्ट। तो हर बात को वेस्ट के ऊपर डाल के उसको इग्नोर करना, और मुझे ऐसे लगता है कि ये माशरा ख़वातीन से डरता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर ख़वातीन मजबूत हो जाएंगी तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं हर फील्ड में। और दूसरा ये है कि देखिए ख़वातीन के लिए जो हरासमेंट हम देखते हैं और जो ये वाक़यात होते हैं, अब एक बच्ची रोड पे चल रही है, अब बचपन से उसको घर पे ये सिखाया गया है कि अगर तुम्हें भाई मार रहा है या लड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें चोट लग जाएगी क्योंकि तुम लड़की हो। अब वो जब चल रही है और उसको एक कोई मेल जेंडर अटैक कर रहा है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, अब उसको ये बताया गया है कि तुमने धीमा भी बोलना है, तुमने जो है हाथ पाँव भी नहीं चलाने हैं, क्योंकि भाई तुम तो मुकाबला कर ही नहीं सकती। तो ये जो माइंड होता है ये लॉक हो जाता है। तो इसको हमने अनलॉक करना है। हमने बच्चियों की जो पोटेंशियल है, आप देखें जो आसमानों में जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी के मैदान में खड़ी हुई हैं, पुलिस में है, हर उस जगह पे जिसको हमने अटैच किया हुआ एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ, बेटियां बच्चियां सब कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से ये जो एक खौफ डर है, इस चीज़ को भी हटाने की ज़रूरत है। जब मैंने कह दिया है कि वो पहली दर्जगाह है आपकी औलाद की, तो आपकी औलाद तभी इस माशरे में बेहतरीन कदम रख सकती है जब वो दर्जगाह बहुत ज़्यादा अवेयर और मुझे ये बताइएगा कि आपने जितनी भी बातें की हैं बहुत ही प्रिसाइसली बातें की हैं, और इसमें मेरे ख्याल पहले सवाल के जवाब में आपने प्रिसाइसली यही कहा कि ये हमारे माशरे की भी खराबी है, हमारे कल्चर की खराबी है, इस कल्चर में बहुत सारी खराबियाँ हैं। अब जिस तरह से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं, और हम क्योंकि मैं अक्सर ही मानता हूँ कि हम हाल ही में मॉडरेट हुए हैं, हम हाल ही में सारी चीज़ें हुई, इससे पहले तो हम भी सारे ही उस तरह से नहीं थे। सो खातून का काम है घर चलाना, मर्द का काम है बाहर आना, और वो उसी तरह से सर्कल चले ही जा रहा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम घर के कामों को देखो। ये चीज़ें किस तरह से फिर बाज़ लोग ये डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म को, यार कि ये तो खातून को घर से निकाल के बाहर भेजने की, घर तोड़ने वाली बात है। उन शोहरों को बहुत बुरा भला कहा जाता है जो कि अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं, या वो काम करती हैं, या जो मर्द बच्चे भी टेक केयर कर रहे होते हैं या घर को संभाल रहे होते हैं, तो उनको बाकायदा अटैक किया जाता है, क्योंकि वो जो मेल ईगो और वो पेट्रियार्की है वो उनको अलाउ नहीं करती है कि अगर हमारी कम्युनिटी में से 2-3 ने ये रूल तोड़ दिया तो ये तो हम सबको करना पड़ेगा। बट हमें ये समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि दो लोग अब एक दूसरे को इंसान समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मुझे ये करना है, तुम औरत हो, तुम्हें ये करनी है। आप देखें कि कितनी अच्छी कुकिंग मर्द कर रहे होते हैं। अभी आई वाज इन सम टीवी कुकिंग शो, और क्या वो शेफ खाने बना रहा था, मर्द ही कुकिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन घर में अगर मर्द कुकिंग करेगा तो हम तो ये देखते हैं कि खवातीन भी चिढ़ जाती हैं इस बात पे कि जी हमारे घर के मर्द कुकिंग नहीं करते। सो आई थिंक हमें देखिए, अब बदकिस्मती की बात है कि इसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई एजुकेशन के हवाले से कोई कैंपेन्स हमें नज़र नहीं आ रही हैं, बात नहीं की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, मदरसों में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। सो आई थिंक हमें इसको एक कैंपेन की तरह लेकर चलने की ज़रूरत है। हमें ऐसी मिसालों को सामने लेकर आने की ज़रूरत है जहाँ मर्द और औरत ने मिल के
अपने घर को खूबसूरत अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया है। आप देखें ज़्यादातर खवातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं, उनकी डॉक्टरी की डिग्रियां पड़ी हुई होती हैं अलमारियों में, उनकी और बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी हुई होती हैं, और अगर वो खवातीन काम कर रही होती हैं फिर उनको डबल जॉब्स कर रही होती हैं, घर भी वो संभाल रही होती हैं, बट उस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ रहा है। और जब हम औरतों की वेजेस की बात करते हैं, उनकी हम लीव्स की बात करते हैं, वो इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में होती हैं कि उनको आगे मैटरनिटी लीव्स हो गई या कोई और चीज़ें हो गई। सो दिस इज़ हाउ हम एक जेंडर को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जब हम एक जेंडर यानी किसी मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं, तो अभी आप देखेंगे सुसाइड के रेशियोज ये चीजें कितनी बढ़ गई हैं। आप तो क्या दैट समझती मीन्स हैं कि माधवी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में ही घर की भलाई है, मुआशरे की भलाई है। और इस वक्त पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में पीछे होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान तो निकल चुका है, अब पाकिस्तान इज एट द एंड। अब वी नीड टू वर्क ऑन दैट, ताकि हम बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो औरत दुश्मन सोच है उसको भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बॉर्डर्स के साथ साथ हमारे अंदर भी जेंडर इक्वालिटी के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे हम बेहतर स्टैंड कर सकें। सही, ये कुछ सॉल्यूशंस थे जिनका मैं जिक्र करना चाह रही थी। आपने एंड में खुद ही उनका जिक्र कर दिया कि इस तरह से ही जब आप करेंगे, ये सॉल्यूशन सामने लेकर आएंगे, फेमिनिज्म का जो असली मकसद है वो आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच मारवी अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनी तौर पर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की संगलाख वादियों से निकलने वाला एक नौजवान जिसके ख्वाब किसी हद के मोहताज नहीं है। वहीं शोएब खान ज़हरी, पाकिस्तान का वो बॉक्सर जो अब आलमी सतह पर एक बार फिर अपनी पहचान बनवाने जा रहा है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होने वाली फाइट में शोएब ज़हरी का मुकाबला भारत के मारूफ बॉक्सर से होगा, और ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दो मुल्कों के वकार की लड़ाई समझी जा रही है। शोएब खान के मुताबिक वो इस फाइट को एक आम मुकाबला नहीं बल्कि पाकिस्तानी परचम की इज्जत का मार्का समझते हैं। शोएब ज़हरी का कहना है कि रिंग में सिर्फ अपने लिए नहीं उतरता, मेरे मुक्के पाकिस्तान के लिए उठते हैं, और मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि बलूचिस्तान के बेटे भी आलमी मयार के फाइटर हैं। शोएब अहमद ज़हरी ने अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से वो मकाम हासिल किया है जिसका ख्वाब बहुत कम लोग देख पाते हैं। वसाइल की कमी, तरबियत की दुश्वारियाँ और माली मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज वो पाकिस्तान के उन चंद बॉक्सर्स में मौजूद हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई, और आज वो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं शोएब खान। थैंक यू सो मच शोएब फॉर योर टाइम। सबसे पहले इस तरह से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपना सफ़र तो बताएं, कब कैसे आपने शुरू किया और कैसे इंस्पायर हुए कि आप बॉक्सिंग के लिए? जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डी न्यूज़ का हमेशा हमें सपोर्ट किया, प्रमोट किया। मेरा वैसे ताल्लुक जो मतलब बेसिकली कोयटा से है। कोयटा शहर मतलब वहाँ पे लाइक अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो बॉक्सिंग का मरकज़ है कोयटा। इस वक्त पहले लियारी में होता था, तकरीबन 2000 के बाद जो है बॉक्सिंग जो है तमाम बॉक्सिंग कोयटा में शिफ्ट हो गया। तो माशाल्लाह वहाँ से मतलब तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे मतलब वो ओलंपियन असगर चंगेज़ी हो या हुसैन शाह हो या तमाम मतलब इस तरह के जो ओलंपियन, उनको देखकर मतलब एक शौक बढ़ गया बस मेरा। मैंने भी पार्टिसिपेट किया बॉक्सिंग को। अच्छा। जब पहले स्टार्ट में ज्वाइन किया तो फैमिली की तरफ से मतलब ज़ाहिर सी बात है मतलब वालिदैन का दिल है, उन्होंने कहा कि बहुत रिस्क गेम है, आपने खामखा बॉक्सिंग ज्वाइन किया, कोई क्रिकेट या कोई इस तरह के गेम आप ज्वाइन करते हैं जिसमें मतलब कम से कम आपको टीवी में भी तो हम लोग देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इस बॉक्सिंग में मैं अपना लोया मनवाऊंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल सतह पर। तो आज वही दिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वालिदैन देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का प्रोफेशनल टॉप बॉक्सर हूँ इस वक्त, और अनडिप्यूटेड अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा शोएब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने इंट्रो में बात की आपकी फाइट की जो कि आप इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं इंशाल्लाह तुर्किया के शहर इस्तांबुल में, उसकी तैयारियों के हवाले से बताइएगा। ये फाइट कब फिक्स हुई और इंडिया के बॉक्सर उनका कितना कद काट है और आपकी कितनी ज़्यादा तैयारियाँ हैं? जी, ये फाइट तो दरअसल मतलब पहले 2024 27 दिसंबर 2024 में ये डन हुई थी ये फाइट हमारी। तो हमारे जो अपोनेंट थे इंडियन बॉक्सर, पिछले 2024 में जब हमारे एक इवेंट हो रहा था उसमें उन्होंने मतलब लाइक दिल्ली से अबू दुबई से इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से इन्होंने बाई रोड मेरे ख्याल से सफ़र किया था अंकारा की तरफ। तो तकरीबन 18 घंटे इन्होंने सफ़र किया था वहाँ पे। मतलब इस वक्त लास्ट टाइम ये लोग मतलब वेट भी कम करते हैं इन लोगों को, मतलब वहाँ पे हमारा पहले बॉक्सिंग फाइट से पहले वेट होती हैं, तो वेट की वजह से मतलब फिर फाइट के प्रेशराइज था, फिर पाकिस्तान और इंडिया के एक नाम होता है, तो उनकी वजह से उसको मतलब काफ़ी मतलब लाइक एक बुखार पड़ा। तो वहाँ पे जो मेरे यूबीओ वर्ल्ड टाइटल फाइट थी, उन्होंने जो मतलब जो उनका मेडिकल था उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसी टाइम उसी दौरान हमें फाइट नहीं दिया। तो फिर हमारी फाइट जो रिशेड्यूल हो गया, अभी मेरा अपोनेंट भी चेंज हो गया। पहले मतलब मोहम्मद अजहर था, मुसलमान था,
अब जितेंद्र ठाकुर मतलब एक और अच्छा हो गया मेरे लिए। तो हाँ, अब मैं अपने मुख को भी इंशाल्लाह रहम नहीं करूंगा। लाइक जिस तरह शुएब अख्तर इनके विकेटें उड़ाते थे, शेफ खान ज़ेरी इंशाल्लाह इनके जबड़े उड़ाएंगे। वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आप पाकिस्तान को कितने मुकाबलों में रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली अगर बात की जाए? कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और रियाज में, ओमान में, पलपेन में अच्छा। और तुर्की में, कई ममालिक में मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनडिफीटेड हूँ। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 रिकॉर्ड है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। इसके अलावा जो एमेच्योर बॉक्सिंग जो ओलंपिक तक खेला जाता है उसमें मेरा 120 प्लस माशाल्लाह रिकॉर्ड है मेरा। तो पहले मैं एमेच्योर बॉक्सिंग कर रहा था, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग तकरीबन 2022 से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइक मतलब बाहर ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्पोर्ट बोर्ड इनको मतलब सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि अगर हम लोग स्पोर्ट बोर्ड को कहेंगे कि मतलब हमें आप लोग सपोर्ट करो, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल हो, आप लोग किसी मतलब कंपनी को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आप लोग मतलब अपना लोगो भी दे दें, आप उनका एडवर्टाइजमेंट भी करो, वो लोग आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई तरह की कंपनी इस हवाले से इंटरेस्ट नहीं है। बगैर क्रिकेट के मतलब वो लोग किसी भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करती हैं। तो ये एक मुश्किलात है हम लोगों के साथ। बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितना मतलब हमारे वस हुआ है, हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना। और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिद साहब मोहतरम खुद सपोर्ट करे और स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मैं अपने सेल्फ खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ये शुएब मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आप 6-0 है आपकी अनडिफीटेड है अभी तक। ये अनडिफीटेड का भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप अभी अनडिफीटेड हैं, उस प्रेशर में भी आप होते हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इंडिया देखें गेम हम भी बोलना जानते हैं, आप खेलना जानते हैं, आप बॉक्सिंग करना जानते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू बिग स्टेज वहां पे प्रेशर होता है और उस प्रेशर को आपको सस्टेन करना होता है, कहीं ना कहीं भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। सो इन दोनों प्रेशर्स को किस तरह से आप हैंडल करेंगे इस बड़े अरीना में? अभी हमारे जो ट्रेनिंग कैंप इस वक्त चल रही है माशाल्लाह, जिसमें मेरे साथ मतलब ट्रेनिंग कैंप मैंने पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त बुलाए हैं, तुर्की से बॉक्सर्स आए मेरे लिए, इजिप्ट से आए हैं, ईरान से आए हैं, फ्रांस से आए हैं। तकरीबन हम लोगों का 5 से 6 कंट्रीज का मतलब कैंप चल रही है। ये सारा अपनी मदद मैंने मतलब सब कुछ पे किया। उनका मतलब जो अखराजात, उनका जो रिहाइश, उनका खाना पीना, सारा अकोमोडेशन मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो उनको मैंने यहाँ पे इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं यहाँ पे ज़हनी रिलैक्स हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे तमाम मामला हैं। लाइक मेरा पासपोर्ट तकरीबन 55 डेज तुर्की एम्बेसी में पड़ा था। और लास्ट टाइम मैंने जो हमारा राना मशहूद अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं, उनको फिर मैंने कॉल किया डायरेक्ट। मैंने कहा कि मेरा पासपोर्ट तकरीबन 55 दिन से एम्बेसी में पड़ा है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मतलब कदम कदम पे मुझे मेरा वीज़ा याद आ रहे हैं। मुझे अगर मेरा वीज़ा वक्तन मतलब टाइम से मिल जाए तो मुझे मतलब एक सपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों की तरफ से। तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ राना मशहूद अहमद साहब का और गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब का, जिन्होंने मतलब मुझे भरपूर सपोर्ट भी किया, हमेशा स्पॉन्सर भी किया हर हवाले से। तो इंशाल्लाह अब मुझे पासपोर्ट भी मिला और मैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स भी और तैयार भी हूँ। तो आपने जो बात की मतलब प्रेशराइज की 24 करोड़ आवाम की एक इज्जत से रिलैक्स होंगे। मतलब एक देखिए, एक आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हैं, आपको राना मशहूद साहब ने रिलैक्स कर दिया, आपको फैसल करीम कुंडी साहब ने रिलैक्स कर दिया। यहाँ से भी हम आपको फूलों की पत्तियों से भेजेंगे, टीवी प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस अरीना में जहां पे आपका इंडिया के साथ मुकाबला है, हमें आपकी कैपेबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नर्व्स, इट्स ऑल अबाउट जब आपका इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो ये आसाब की जंग होती है। राइट, इसी तरह उसी बात पे मैं आ रहा था। तो हमारी जो मतलब लाइक फाइट होती है, लाइक इंडियन अपोनेंट हो या जो भी अपोनेंट हो, हम लोग तो इंडियन अपोनेंट को बाकी अपोनेंट से मतलब बनिस्बत बाकी अपोनेंट बहुत ईजी समझते हैं। इसलिए ईजी समझते हैं क्योंकि हमारे जब इंडियन अपोनेंट से फाइट होती है तो हमारी पाकिस्तानी कौम भी हमें सपोर्ट करती है, हमें प्रमोट करती है, उनकी आवाज़, उनकी सब कुछ हमारे साथ होती है। तो अगर हमारे किसी और अपोनेंट से बात तो फाइट हो तो पाकिस्तानी आवाम इतने इंटरेस्ट नहीं होते इस फाइट में। लाइक क्रिकेट के मैचेस आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया का सब लोग शौक से देखते हैं, खुशी से देखते हैं, चाहे वो टूर्नामेंट का पहला मैच हो, मगर ये लोग पैनल समझते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें ज़हनी तैयार किया। हमारे जो कोचेज है, मेरा इस वक्त जो कोच है ईरान के दाऊद नमीनी साहब, और एक मेरा कोच पाकिस्तान पुलिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट का ऑनररी डीएसपी ने रैंक भी मुझे मिला। तो वो लोग भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। भी हैं? जी डीएसपी शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डीएसपी भी हैं आप, ये तो आप मल्टी टैलेंटेड हो गए फिर। ऑनररी इसके अलावा भी कोई स्पोर्ट्स में खेलते हैं आप? नहीं, ओनली बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब एक वैध ऐसा गेम है, पाकिस्तान में वैसे 36 गेम्स खेले जाते हैं, तो बॉक्सिंग एक वैध ऐसा गेम है कि उसको आपने प्रॉपर टाइम देना है। हम लोग मतलब अभी आज मैंने मॉर्निंग टाइम जब तकरीबन ट्रेनिंग किया 2-2.5 घंटे, पहले दिन नहीं था कि मैं मॉर्निंग शो में जाऊँ और आप लोगों को मैं जूम कॉल के जरिए लाइव ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इस्लामाबाद में कुछ काम था तो मैंने कहा नहीं, काम की निस्बत से आप लोग यहाँ आ गए। नहीं, आपकी निस्बत से काम करने के लिए अच्छा, सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके कोचेस भी हैं, आप माशाल्लाह से ऑनररी डीएसपी भी हैं, और वो कोचेस देखिए, एक मैं और गजल हैं या आप हैं, हम तकरार कर रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स भी रख सकते हैं, अपनी हम उस तरह की तरबियत भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मुक्का लग रहा है और एक मुक्का आपको अपोनेंट मार रहा है जिसका ताल्लुक किसी और मुल्क से है, इंजरी भी हो सकती है,
उस लम्हे में आपने किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है, ये किस तरह की टिप्स या ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है? मैं चाहता हूं कि आप तक ये बताएं, सब आपसे कुछ सीखें और आम लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी हमारी जो मतलब लाइक ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग में मतलब हम लोग वीक में 3 डेज हम लोग स्पेरिंग करते हैं। स्पेरिंग लाइक मतलब फ्री फाइट होती है हमारी, लाइक तुर्की के साथ है, इजिप्ट के साथ, जब हमारे मतलब जो सीनियर अपोनेंट है उनके साथ मैं फाइट खेल रहा हूँ, उनमें हम लोग कोई रियायत नहीं करते हैं। उन्हीं पंचेस से हम लोग आता, तो अगर फिर वहाँ पे जब हम लोग पंच खाते हैं तो हमें मतलब वो जख्म वो मतलब एक और भी मतलब हमें पुरजोश लम्हे तक मतलब पहुँच जाते हैं। लाइक अगर मतलब फाइट के दौरान मुझे पंच लग जाती है तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद आपको पॉइंट मतलब नहीं, आपसे पॉइंट कट गया। जब मैं पॉइंट लेता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि पॉइंट लिया। हम लोग तमाम तकरीबन 12 राउंड जो हमारी फाइट हैं, पहले जब मैं ओलंपिक बॉक्सिंग खेल रहा था वो 3 राउंड फाइट होती थी और 3 मिनट की होती थी। ये 12 राउंड की फाइट होती है, तकरीबन 1 घंटा फाइट होती है हमारी। तो इसमें हम लोग मतलब बहुत एहतियात से मतलब बहुत कोशिश यही करते हैं कि बॉक्सर को हम लोग मतलब स्कोर भी ना दें और अपने लिए स्कोर भी ले, मतलब लाइक डिफेंस अटैक हम लोग कर रहे हैं या लाइक अटैक डिफेंस कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली मतलब मेरा फेवरेट बॉक्सर है इस वक्त। हाँ, उसको मैं लाइक करता हूँ, उनका जो मतलब फुटवर्क था, उनका जो स्टाइल था, यस वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉक्सर था। किंग ऑफ द रिंग कहा जाता था उसको हमेशा, मतलब एक अच्छा मतलब उन्होंने करियर गुजारा है बॉक्सिंग में। सारे उसको फॉलो करते हैं, चाहे दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन वो भी उनको मतलब लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। शोएब, मेरी बात सुने, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा ना इंजरी के हवाले से, एक तो होता है आप उसी टाइम पे कम बैक कर लेते हैं, बाद में जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसके बाद कम बैक करना कितना मुश्किल है? सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि जब वालिदैन के सामने आ जाता और जख्मी होता हूँ, तो वालिदैन के दिल को देखकर मतलब उनकी मायूसी, उनकी मतलब उदासी, उनको देखकर मतलब बहुत अफसोस होती हैं। और उसके मतलब बनिस्बत उनके हवाले से मतलब उसके बदले में कोई इस तरह का रिजल्ट उनको नहीं दे पाता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे पाकिस्तान कौम की बदकिस्मती है। लाइक अगर एक बंदा मतलब खून से लत पाता हूँ, बाकी जो गेंद मैंने आपको कहा कि 35-36 गेंद उसमें सिर्फ पसीना बहाया जाता है। हमारे बॉक्सिंग में जो पसीने के साथ साथ खून भी बहाया जाता है। जी हाँ। तो फिर वालिदैन के दिल होती है, वो कहते हैं कि आप जीत के आए हो और आप खून पे लत पाता हूँ, आपका जख्म, आपका दर्द, आपका तकलीफ सिर्फ हमारे घर तक महदूद है। पाकिस्तान गवर्नमेंट या कोई इस तरह का मतलब आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भी जो ये मेरा फाइट है, आप लोगों के तवसुत से मैं इंशाल्लाह अपने सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब को मतलब मैं मैसेज देता हूँ। मैं एक बलोच बच्चा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। वहाँ पे हमेशा हम लोग मीडिया में देखते हैं कि मतलब यहाँ पे इंडियन फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मतलब यहाँ पे हालात को ख़राब करते हैं। तो मैं वही बलोच बच्चा अगेंस्ट इंडिया के साथ फाइट खेलने जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें और इस फाइट के बाद भी मुझे प्रमोट करें। मेरे जिस तरह मतलब एक हक बनती है उस तरह मतलब मुझे अप्रिशिएट करें। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये फाइट जीत नसीब करें इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी बात कर ली, स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से भी आपने कहा कि दुनिया में जिस तरह बॉक्सिंग की बात कर ली जाए Right. तो उनको स्पोर्ट्स बोर्ड स्पॉन्सर करते हैं। हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे बिल्कुल करीब है, वो हमें पता है कि किस तरह से वर्क करते हैं। बेचारों के पास, उनके पास खुद फंड्स नहीं होते तो किस तरह से, और जो होते हैं वो आपको पता है कहाँ कहाँ पे लग जाते हैं। तो आपका स्पॉन्सर सिर्फ आपके इस वक्त वालिद साहब भी हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी आपको स्पॉन्सर करते हैं? मशहूद साहब के अलावा, फैसल करीम कुंडी के अलावा कुछ कंपनीज आपके साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो आप 6 फाइट्स, 7वीं फाइट आपकी होने जा रही है। बिल्कुल। अभी इस से पहले मैं आपके साथ स्पोर्ट बोर्ड का बात मतलब शेयर करता हूँ। लाइक मतलब स्पोर्ट बोर्ड हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती है तो ना करे, वो एनओसी तो दे सकती है, हमें वीजे में तो हेल्प कर सकती है वो। इस तरह की मतलब जितना उनके वश में हो सकते हैं वो लोग तो वो कर सकते हैं। हाँ, लाइक मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का मतलब अगर बंदा आ रहा हो जो मतलब खाला का बेटा हो, मामा के बेटा, उनको सपोर्ट कर रहा हो, और बाकी जो मतलब शेयर एरिया बलूचिस्तान से ताल्लुक है तो नहीं, हम लोग सब एक पाकिस्तानी हैं, हम लोग सब सारे इस परचम के साथ तले के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, मैंने आपको कहा था कि गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, और GDCL की तरफ से हो, PSO की तरफ से, J7 B17 इस्लामाबाद में जो है इनके तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा साबिक वज़ीर आला जम कमाल साहब हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हमारी MP फराज इमशा साहिबा ने जो हमारे बलूचिस्तान के प्रोविंशियल असम्बली की MP हैं, उन्होंने तो मुझे काफ़ी प्रमोट किया और सपोर्ट किया हमेशा। अच्छा जी हाँ, इस तरह की सपोर्ट हो ना तो इंसान का मोरल वैसे भी अप हो Right. जाता है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा कि आप माशाल्लाह से फिट भी हैं, फिर आपने ये भी बताया आपकी रूटीन भी है, कोई डाइट प्लान भी होता है आपका? जी, डाइट प्लान सबसे मस्त होती है हमारी बॉक्सिंग में। मतलब लाइक मैंने आपको कहा कि मेरा वेट जो है मतलब इस वक्त 4 kg वजन ज़्यादा है मेरा। अच्छा। तो हम लोग डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं इस वक्त। और हमारी जो फाइट होती है वो वेट कैटेगरी के हिसाब से होती है। बॉक्सिंग में जो है तकरीबन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 14 वेट होते हैं और एमेचर बॉक्सिंग में जो है वो 10 वेट होते हैं। तो हमारा एक वेट मतलब इन्होंने बताया होता है 2 मंथ पहले हमें मतलब ये सारा सब कुछ एग्रीमेंट हमारी होती है, उसमें यही कहा जाता है कि शेब आपका ये वेट है और आपने इस वेट में आना है। उससे ना मतलब आपका आधा kg कम होगा, ना उससे आधा kg ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो मेरा लाइक मतलब लाइट वेट होता है 60 kg, 61 kg। इस वक्त मेरा अपोनेंट का जो वेट है वो सुपर लाइट वेट है, 64 kg, 63 kg है। अच्छा। तो मैं उसके खातिर 63 kg में खेल रहा हूँ इस दफ़ा। वैसे यूजली होना कितना चाहिए? बस मेरा 63 kg पूरा होना चाहिए। और आप जी अभी 67 है?
जी IPC और ये 4 kg एकदम से आप कम किस तरह करेंगे? एक दिन में कम कर सकता हूँ। हमारे साथ मतलब एक प्लान एक होती दिन है में? ट्रेनिंग की। एक हाँ, दिन में हो सकता एक है? दिन में, जी हाँ। और अगर मेरे साथ मतलब लाइक गोश्त भी नहीं है कोई इस तरह का, मतलब चर्बी नहीं है, और हम लोग एक दिन में कम कर सकते हैं। एक प्लान होती है हमारे साथ, एक ये मतलब किस तरह हाँ। होता है एक दिन में? उस प्लान तकरीबन को हम लोग reveal सुबह करेंगे जो आप? ट्रेनिंग करते हैं तो फिर उसके बाद हल्का फुल्का हम लोग नाश्ता करते हैं, क्योंकि गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालोगे ताकि गाड़ी जाएगी। हाँ। तो फिर एवरी टाइम जो हमारे ट्रेनिंग दोस्त में मतलब पैराशूट पहनते हैं, जो हम लोगों ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब लाइक दुबई से मंगवाए और थाईलैंड से हम लोगों ने अपने लिए मतलब लाए हैं। तो वो पैराशूट जो एक बहुत अजीब वो होती हैं, उसमें हम लोग तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। तो बस हम लोग भी पंचर हो जाते हैं मगर वजन भी कम करते हैं। तो फिर बाद में रेस्ट के बाद मतलब हमें एनर्जी मिलती है। सही। और अब जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, जी हाँ। इस तरह से आपने कोई खाना भी तो खाना होता है तभी आपकी फाइट जी हमारे कुछ मतलब सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन होती है, जो हम लोग मतलब दुबई से मतलब डाइट प्लान जो है मतलब लाइक अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ मुनासिब नहीं है। हमारे मतलब बॉक्सर के तकरीबन 1 डे के तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया मतलब पाकिस्तानी PKR अखराजात बनती है डाइट प्लान की। अच्छा। जी हाँ। और ये आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब और मेरे अपने साथ on support पे? करते हैं। क्या जी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। 15,000 रुपये रोज ही खाते हैं भाई। अपने वालिद साहब के पैसों में वालिद वालिद साहब इनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब इंडिया के खिलाफ जो फाइट है इंडियन बॉक्सर के हवाले से बताइएगा। आपकी तो हमें सब मालूम हो चुका है कि आप 6-0 से इस वक्त, पूरी कौम को मालूम था, हमें पहले भी मालूम था कि आप अभी तक अनडिफीटेड है। इंडियन बॉक्सर भी क्या अभी तक अनडिफीटेड है? जी हाँ, उसका 10 विन फाइट है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से 1 लूज आ रहा था उसका और 10 विन फाइट है उनका। अच्छा, Last 10 वो जी। 10 10 नील विन है और फाइट यहाँ जी। पे मैं आप 6 6 नील है। यस, मैं 6-0 मेरे ख्याल से वो 10-0 या 10-1 मतलब 1 लूज उनका। और दूसरी बात उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझसे ज़्यादा मतलब वो सीनियर है। तीसरी बात वो इस वक्त दुबई में एक अलकुज में जो क्यूबन एकेडमी है वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। उसकी मतलब कोई वीज़े की परेशानी नहीं है, कोई स्पॉन्सर की परेशानी नहीं है। और शेफ खान ज़ेरी यहाँ पे मतलब गेस्ट को भी मतलब अटेंड कर रहे हैं, साथ में अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और वीज़ों के चक्करों में भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बस अल्लाह मालिक आपने है। एक काम करना है वैसे। जी जी वैसे भी हमने उनके 6 तैयारे गिराए ना। आप जब जी, fight मेरा start रिकॉर्ड करेंगे, भी आप ये 6-0 करना है है। 6-0। और आपको 6-0 अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैंने वो तो अपना हमारे एक और रिकॉर्ड भी बताया। बॉक्सर थे ना, उन्होंने भी इसी तरह से इशारा किया तो वो आरिस रऊफ ने किया हाँ, था। उन्होंने उनको भी इसी तरह से पंच लगाया। Right. अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि पहला मुकाबला आपका इंडिया बॉक्सर जी के साथ? हाँ, ये मेरा पहला मुकाबला है इंडिया के साथ और ये मेरा ख्वाब था कि मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट और अगेंस्ट इंडिया के साथ हूँ। और ये इस ख्वाब को तकमील करने के लिए आप जीते रहे ना फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए। जितना मेहनत मैंने किया इतना मेहनत अपोनेंट ने भी किया, लास्ट में आप लोगों की दुआएं इंशाल्लाह अच्छा, रंग जीतने लाएंगे। के बाद आप अभी यहाँ ऑन एयर वादा करके जाएंगे इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे तो सबसे पहला इंटरव्यू आप एवीएन की सुबह की सोच अगर में जिंदा देंगे। रहा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये आपने वादा कर लिया। जरूर चलिए, इंशाल्लाह। आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। हम उम्मीद करते हैं एक तरह से पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं जिस तरह से आपने प्रीवियस 6 फाइट्स में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, इसी तरह से इंडिया के खिलाफ भी आपने जीतना है और ऐसे जीतना है कि आपके वालिदैन को भी आप पे फ़ख्र हो, हमें भी आप पे फ़ख्र हो और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी आप पे फ़ख्र हो। ख़वातीन आज़ाद यहाँ पे वक्त हो जाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट के बाद हम बात कर लेते हैं अब मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। काफी हलचल है आजाद पाकिस्तान कश्मीर में की दो ही चीजें सियासत। होती हैं, या हाँ, क्रिकेट या या सियासत। फिर सियासत हो रही होती है इसलिए हम भी वही करते हैं सिर्फ सेगमेंट्स की हद तक। तो आजाद कश्मीर की सियासत में काफी हलचल है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना नया वज़ीर आज़म लाने जा रही है और इस फैसले ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। क्या इसी तरह की कोई तब्दीली इस्लामाबाद में भी देखी जा सकती है या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म सामने आ रहा है, अपोजिशन गैर फाल है, फिर भी तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है इन दोनों की और सियासी हलकों में नई चहमगोइयाँ भी जन्म ले रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में क्या वाकई कोई मुस्बत पेशरफ्त होने जा रही है या फिर नहीं, इन सब सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मिर्जा साहब थैंक यू। कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म ला रही है, क्या इसी तरह की तब्दीली इस्लामाबाद में भी आ सकती है, वफाक में भी आ सकती है? क्योंकि अब वफाक में भी हमें हलचल नजर आ रही है। कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक साथ हैं लेकिन मुलाकातें भी हो रही हैं दूसरे एंड पे। देखिए, आजाद कश्मीर का केस डिफरेंट है। वहां पे जो पीटीआई का फॉरवर्ड ग्रुप था, अनवर साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अपनी पूरी काबीना जो है उनसे नाराज थी, वहां के लोग उनसे नाराज थे, किसी को नहीं सुनते थे, काम किसी का नहीं हो रहा था, डिक्टेटरशिप थी और असेंबली का इजलास भी ऐसा होता था कि काबीना का इजलास हो रहा है। और यही वजह है कि 10 या 12 उनके वज़रा थे जो काबीना के, उन्होंने आके
हाजी फरियाल साहिबा को पीपीपी में सपोर्ट का यकीन दिलाया है। हमारे 27 अरकान हो गए जो हमें चाहिए थे तब्दीली के लिए, और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो 9 के करीब अरकान है वो शामिल नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हमारी अलाई जमात है, कोलिशन पार्टनर है मरकज में, लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे वो हमें साथ देंगी, और हमारी गिनती जो अददी रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला का करम है कि पूरी हो गई है। कल तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अनवर साहब को कोशिश की गई, अनवरुल हक साहब को, कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा करके ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। हमारा कहना ये था कि इसमें एम्बैरेसमेंट सुबकी जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं जमहूरियत का बहरहाल उसने। उनका प्रोग्रेटिव है। और बैरिस्टर सुल्तान के जो फॉरवर्ड ब्लॉक का ग्रुप है उसमें 10 अरकान ने पीपीपी को ज्वाइन करा और सपोर्ट का यकीन दिलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था। मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ थे, खैरा साहब, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी चौधरी अपना तारक जो तारक फजल चौधरी साहब। चौधरी साहब थे, और दूसरे सीनियर लीडरान थे। वो हमने और हुकूमत ने उनके तमाम मुतालबा तकरीबन मान लिए, इंक्लूडिंग उनका एक मुतालबा था कि 12 सीट जो एजेके में माइग्रेंट की है वो ख़त्म की जाए। हालांकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार था, आईनी तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन हमने वो भी उनसे मान लिया था ताकि ये इंतशार की सियासत ख़त्म हो। उन्होंने इंटरनेट बंद करा था, तमाम साइबर नेटवर्क क्लोज डाउन, शट डाउन कर दिया था, और मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे थे। तो ये चीज़ होनी थी। अब उसका इख्तिताम अल्लाह करे कि एक बैलेंस, मिच्योर्ड, हुब्बे वतन और हुब्बे वतन हुकूमत से हो आज़ाद कश्मीर में, जो मरकज़ के साथ बाहमी तौर पे हैंड इन हैंड डाल के काम कर सके और लोगों के मसाइल सर, अभी को हल ये किया जा आपने सके। बात तो की है, ज़ाहिर है अब अदम एतमाद आज लाई जाएगी, फिर देखना होगा। हम अभी हालिया दिनों में ही जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में जो चपकलिश जारी थी, उसके बाद अब नून लीग आपका साथ देती है या फिर नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म आ रहा है आज़ाद कश्मीर में, तो अपोजिशन तो मौजूद नहीं है, तो फिर आप लोगों को वज़ीर आज़म बदलने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? आज़ाद कश्मीर एज ए होल अनस्टेबल हो गया था, और काबीना में बड़ा एक रद्दअमल था, और हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने भी अप्रोच की कि जी इसकी तब्दीली नागुरीज है। और उन्होंने अनवरुल हक साहब ने जो असम्बली के इजलास को भी काबीना के इजलास की तरह चलाते हैं, टोटल उसी अंदाज में उसको चलाते रहे। फिर उन्होंने निज़ाम दराम और जो निज़ाम है उसको धर्म भरम करा। आपने देखा इंटरनेट बंद हो गए, यूट्यूब बंद हो गई, तमाम कट के रह गया मुल्क, पुलिस पे फायरिंग की गई वहाँ के लोगों ने, और उन लोगों का ताल्लुक इस रिजीम से कट गया था। जो वहाँ के लोग हैं जी के, जो नेटिव्स हैं, जो मुकामी हैं, वो इस हुकूमत से, इस रिजीम से बिल्कुल कट गए थे, और ये चीज़ इंतशार भी फैलाया, और एजेके में टोटल जो एक रेट ख़त्म कर दी थी। ये मौका था, इससे पहले कि बात मज़ीद ख़राब होती, इंतज़ामी अमूर को बदला जाता, ऐसे लोगों के हाथ में बाग दौड़ दी जाती जो कोई एजेंडा नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है और वो मुल्की मफाद है। और उस ठीक हो सिलसिले में गया। ये अच्छा, पूरी मुल्की एक्सरसाइज मफाद की की गई आपने है, बात कर दी, कानून तो की मुल्की तरफ सियासत की भी थोड़ी सी बात कर। बिलावल भुट्टो जरदारी की कल बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब से, इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हैं? क्या कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है, या फिर बहुत सारी क्यास आ रही है ऐसी भी हैं कि महमूद अलचकजई साहब हो गए या किसी और को भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनको अब मनाया जा रहा है फजलुर रहमान साहब को कि आप बन जाइए?
मौलाना फजल रहमान साहब से पीपल्स पार्टी के बड़े गहरे रवाबित हैं और आपको सुन के कोई ताजुब नहीं होना चाहिए कि जो 26 अमेंडमेंट था उसमें, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था मेंबर कौमी असम्बली वोट देने के लिए, तो एक रात में 4 मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की 26वें अमेंडमेंट में हुई हैं और हमने एक दूसरे की तजावीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए फिर जो मुसवदा बनाया था, जो ड्राफ्ट बनाया था, वो था जो उन्हें भी कबूल था और हमें भी कबूल था और मौलाना साहब ने हमें वोट दिया। तो हमारे वो जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे रवाबित हैं और मौलाना साहब के साथ जब भी सियासी कोई चेंजेस होती हैं, ऊपर नीचे होता है, पीपल्स पार्टी उनको कॉन्फिडेंस में लेके अपना मौक़िफ़ भी बदलाती है और उनकी राय भी जानने की कोशिश करती है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो थोड़ा सा सर ये भी बताइएगा, अफगानिस्तान के हवाले से जिक्र कर लेते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है अब मजीद? देखिए, पहले तो मैं मशकूर हूँ तुर्की का और कतर का कि उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, उनके माबैन जंग को रोकना था। लेकिन अफगानिस्तान की जो नुमाइंदे आए हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि वो किसी और के एजेंडे पे अमल पैरा है और वो कोई और मेरे नजदीक इंडिया के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपको पता है हम एक पॉइंट एजेंडा लेके गए हैं जिसपे हम चाहते हैं कि कंसेंसस इत्तेफाक राय हो जाए और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को और तालिबान को ना इस्तेमाल करने दे कि वहां से पाकिस्तान आए और यहाँ पे हमले करें और हमारे बच्चों को, हमारे फौजियों को, हमारे अफसरान को शहीद करके जाएं। और ये हर सॉवरेन नेशन का ये डिमांड होती है कि वो दूसरे नेशन से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी ज़मीन उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और इस पे अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। सेकंड दौर इस्तांबुल में जारी है और हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगर आपने ये हमें एश्योरेंस नहीं दिया तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन जो है उसके ऊपर हमले रुकें, हमारे नौजवान शहीद होने से बचें और फिर हमारी और आपकी जो ताल्लुकात भी हैं और हमारे जो आपके फ्यूचर भी है उसमें हमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं नज़र आ रही, बल्कि उसमें हमें कशीदगी नजर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मिर्जा साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ उसी तरह के ताल्लुकात होने चाहिए जो किसी एक नेबर के साथ होते हैं, लेकिन बेसिकली दूसरे एंड से अफगानिस्तान चाहता ये है कि उनके साथ जो हमारी 2600 किलोमीटर की डेविड लाइन है उस पे वो आते जाते रहें, वो फ्रीली ट्रैवल करें, वो फ्रीली ट्रांसपोर्टेशन करें, उनकी तजारत के ऊपर कोई कदगन ना लगे, उनके लोगों के ऊपर कोई कदगन ना लगे। वो पासपोर्ट के ज़रिए क्यों आते हैं पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल है हम उनको अपनी कॉलोनी नहीं समझते, वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं, क्योंकि इस बार भी वो शायद बहुत सारे लोगों को ऑनरशिप दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ सूबा है उसमें भी मामला अभी तक ठीक नहीं हो रहे। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, तो इस मामले में आप लोग खुद आगे बढ़ के ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि अगर वो मुलाकात नहीं होगी तो सूबा इसी तरह रहेगा। हम चाहते हैं कि केपी में जिस तरह से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब इलेक्ट हो चुके हैं, अब वो मतलब अपने तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई 8-10 मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। होम मिनिस्ट्री है, इत्तलात है, बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज़ हैं। उनकी ये जिद है कि वो इमरान खान साहब से पूछेंगे, उसके बाद से लोगों को मिनिस्ट्री एलोकेट करेंगे। सो ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? अगर करवा दी जाए तो ये जो एक सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, इसका हल निकल सकता है। हमारी पार्टी के गवर्नर ने, जो सूबे का गवर्नर है फैसल करीम कुंडी ने एक अपना मौक़िफ़, एक राय बयान की, लेकिन हम हुकूमत में तो नहीं है। हुकूमत जो चला रही है मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम नून ने अपने तो है सर, मशवरा तो दिया जा सकता और बाकी जगहों पे ये हिदायत देनी होगी कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं और वो
हम मशवरा कर सकते हैं, उन्हें तजवीज़ दे सकते हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने कही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सूबे में जल्द अज जल्द चेंज, तब्दीली का जो अमल है वो पायतकमील तक पहुंचे और वो काबीना जो है उसका ऐलान हो जाए, ताकि वहाँ मामलाते ज़िंदगी नॉर्मल जो है वो आगे बढ़ सके। और इसी एक अच्छी सोच के साथ कौमी मफाद में उन्होंने ये तजवीज़ दी है और अब इसका पूरा दारोमदार है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि वो इसको किस तरह से लेती है, इस बात में क्या पेशरफ्त। सिंध में किसानों ने झोलियां उठाकर सिंध हुकूमत से एहतजाज किया है, तो उनका कहना है कि हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे, खुदारा हुकूमत सिंध चावल की फसल की कीमत बढ़ाए। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, ये हमने भी बिलावल साहब मिले थे शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी दरख्वास्त यही की थी और तजवीज़ भी यही की थी कि सपोर्ट प्राइस का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। एजेंसी और जो कम्युनिटीज़ हैं उनका, और आपको सुन के ये खुशी होगी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है। बाकी अजनास की अभी सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि पिछले साल फार्मर ने बहुत मार खाई, किसान बहुत बुरी तरह से पिटा है। एक तो कॉटन की फसल कम थी, फिर अब इस साल सैलाब, फ्लड आ गया है। फ्लड में पंजाब की 28% फसलें, जिसमें चावल है, जिसमें गेहूं है, जिसमें मेज़ है, मकई और कॉटन है, ये चारों फसलें जो हैं बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ किसानों का ये जायज़ मुतालबा है और पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है। ठीक हो गया, पाकिस्तान पीपल्स सपोर्ट करती है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट के बाद हम बात कर लेते हैं अब मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। काफी हलचल है आजाद पाकिस्तान कश्मीर में की दो ही सियासत। चीजें होती है, या क्रिकेट या सियासत। या फिर सियासत हो रही होती है इसलिए हम भी वही करते हैं, सिर्फ सेगमेंट्स की हद तक। तो आजाद कश्मीर की सियासत में काफी हलचल है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना नया वज़ीर आज़म लाने जा रही है और इस फैसले ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। क्या इसी तरह की कोई तब्दीली इस्लामाबाद में भी देखी जा सकती है या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म सामने आ रहा है, अपोजिशन गैर फाल है, फिर भी तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है इन दोनों की और सियासी हलकों में नई चहमगोइयाँ भी जन्म ले रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में क्या वाकई कोई मुस्बत पेशरफ्त होने जा रही है या फिर नहीं, इन सब सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मिर्जा साहब, थैंक यू। कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म ला रही है, क्या इसी तरह की तब्दीली इस्लामाबाद में भी आ सकती है, वफाक में भी आ सकती है? क्योंकि अब वफाक में भी हमें हलचल नजर आ रही है। कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक साथ हैं, लेकिन मुलाकातें भी हो रही हैं दूसरे एंड पे। देखिए, आज़ाद कश्मीर का केस डिफरेंट है। वहाँ पे जो पीटीआई का फॉरवर्ड ग्रुप था, अनवर साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अपनी पूरी काबीना जो है उनसे नाराज थी। वहाँ के लोग उनसे नाराज थे, किसी को नहीं सुनते थे, काम किसी का नहीं हो रहा था, डिक्टेटरशिप थी और असेंबली का इजलास भी ऐसा होता था कि काबीना का इजलास हो रहा है। और यही वजह है कि 10 या 12 उनके वज़रा थे जो काबीना के, उन्होंने आके अजीब फरियाल साहिबा को पीपीपी में सपोर्ट का यकीन दिलाया है। हमारे 27 अरकान हो गए जो हमें चाहिए थे तब्दीली के लिए, और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो 9 के करीब अरकान है वो शामिल नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हमारी अलाई जमात है, कोलिशन पार्टनर है मरकज़ में। लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे वो हमें साथ देंगी और हमारी गिनती जो अददी रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला का करम है कि पूरी हो गई है। कल तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अनवर साहब को कोशिश की गई, अनवरुल हक साहब को, कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा करके ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। हमारा कहना ये था कि इसमें एम्बैरेसमेंट सुबकी जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं जमहूरियत का हुस्न है, उनका प्रोग्रेटिव है। और बैरिस्टर सुल्तान के जो फॉरवर्ड ब्लॉक का ग्रुप है उसमें 10 अरकान ने पीपीपी को
ज्वाइन करा है और सपोर्ट का यकीन दिलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी अरसे से ये मामला चल रहा था। मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ थे खैरा साहब, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी चौधरी अपना तारिक जो तारिक फजल चौधरी साहब चौधरी साहब थे, और दूसरे सीनियर लीडरान थे। वो हमने और हुकूमत ने उनके तमाम मुतालबा तकरीबन मान लिए, इंक्लूडिंग उनका एक मुतालबा था कि 12 सीट जो एजेके में माइग्रेंट की है वो ख़त्म की जाए। हालांकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार था, आईनी तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन हमने वो भी उनसे मान लिया था ताकि ये इंतशार की सियासत ख़त्म हो। उन्होंने इंटरनेट बंद करा था, तमाम साइबर नेटवर्क क्लोज डाउन, शट डाउन कर दिया था, और मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे थे। तो ये चीज़ होनी थी। अब उसका इख्तिताम अल्लाह करे कि एक बैलेंस, मिच्योर्ड, हुब्बे वतन और हुब्बे वतन हुकूमत से हो आज़ाद कश्मीर में, जो मरकज़ के साथ बाहमी तौर पे हैंड इन हैंड डाल के काम कर सके और लोगों के मसाइल सर अभी को हल ये किया जा आपने सके। बात तो की है, ज़ाहिर है अब अदम एतमाद आज लाई जाएगी, फिर देखना होगा। हमने अभी हालिया दिनों में ही जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में जो चपकलिश जारी थी, उसके बाद अब नून लीग आपका साथ देती है या फिर नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म आ रहा है आज़ाद कश्मीर में, तो अपोजिशन तो मौजूद नहीं है, तो फिर आप लोगों को वज़ीर आज़म बदलने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? आज़ाद कश्मीर एज ए होल अनस्टेबल हो गया था, और काबीना में बड़ा एक रद्दअमल था, और हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने भी अप्रोच की कि जी इसकी तब्दीली नागुरीज है। और उन्होंने अनवारुल हक साहब ने जो असम्बली के इजलास को भी काबीना के इजलास की तरह चलाते हैं, टोटल उसी अंदाज में उसको चलाते रहे। फिर उन्होंने निज़ाम और जो निज़ाम है उसको धर्म भरम करा। आपने देखा इंटरनेट बंद हो गए, यूट्यूब बंद हो गई, तमाम कट के रह गया मुल्क, पुलिस पे फायरिंग की गई वहाँ के लोगों ने, और उन लोगों का ताल्लुक इस रिजीम से कट गया था। जो वहाँ के लोग हैं जी के, जो नेटिव्स हैं, जो मुकामी हैं, वो इस हुकूमत से, इस रिजीम से बिल्कुल कट गए थे। और ये चीज़ इंतशार भी फैलाया, और एजेके में टोटल जो एक रिट ख़त्म कर दी थी। ये मौका था, इससे पहले कि बात मज़ीद ख़राब होती, इंतज़ामी अमूर को बदला जाता, ऐसे लोगों के हाथ में बाग दौड़ दी जाती जो कोई एजेंडा नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है और वो मुल्की मफाद है। और उस सिलसिले में ये अच्छा, पूरी मुल्की मफाद की आपने बात कर दी, तो मुल्की सियासत की भी थोड़ी सी बात कर। बिलावल भुट्टो जरदारी की कल बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है फजल रहमान साहब से, इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हैं? क्या कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है, या फिर बहुत सारी क्यास आ रही है ऐसे भी हैं कि महमूद अल-चकज़ई साहब हो गए या किसी और को भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनको अब मनाया जा रहा है फजल रहमान साहब को कि आप बन जाइए? मौलाना फजल रहमान साहब से पीपल्स पार्टी के बड़े गहरे रवाबित हैं, और आपको सुन के कोई ताजुब नहीं होना चाहिए कि जो 26 अमेंडमेंट था उसमें, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था मेंबर कौमी असम्बली वोट देने के लिए, तो एक रात में 4 मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की 26वें अमेंडमेंट में हुई हैं। और हमने एक दूसरे की तजावीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए फिर जो मसवदा बनाया था, जो ड्राफ्ट बनाया था, वो था जो उन्हें भी कबूल था और हमें भी कबूल था, और मौलाना साहब ने हमें वोट दिया। तो हमारे वो जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे रवाबित हैं, और मौलाना साहब के साथ जब भी सियासी कोई चेंजेस होती हैं, ऊपर नीचे होता है, पीपल्स पार्टी उनको कॉन्फिडेंस में लेके अपना मौक़िफ़ भी बदलाती है और उनकी राय भी जानने की कोशिश करती है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है।
सही। अच्छा सर ये भी बताएगा कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान के हवाले से हमने बात भी की है, कल मुलाकात भी हुई है, अब देखना ये है कि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं क्या कोई बड़ी तब्दीली हमें सामने नजर आती है या फिर नहीं, क्योंकि नून लीग के साथ आपको पता है कि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान नाराज रहे और बहुत सी बातों में नहीं उनको उस तरह वो से राजी भी हो engage जाते हैं। किया गया, बाद में राजी भी हो गए। थोड़ा सा ये मौलाना साहब एक बताइएगा। वाइस सियासतदान है जो नाराज भी हो जाते हैं, राजी भी हो राजी जाते भी हैं। ही इज हो अ प्योर जाते हैं। पॉलिटिशियन। हाँ, और उनके बगैर कुछ चलता भी नहीं है फिर एग्जैक्टली ये भी है। ना अपोजिशन चलती है ना हुकूमत चलती है। हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत को उनकी जरूरत होती है, आजकल अपोजिशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको उनकी भी जरूरत है। जरूरत सो है। मौलाना साहब एक ऐसे सियासतदान है जो कि खुद को रेलिवेंट रखना जानते हैं। रेलिवेंट रखते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर उनकी स्ट्रीट पावर भी जिस तरह से है, तो थोड़ा सा सर ये भी बताइएगा, अफगानिस्तान के हवाले से जिक्र कर लेते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है अब मजीद? देखिए, पहले तो मैं मशकूर हूँ तुर्की का और कतर का कि उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, उनके माबैन जंग को रोकना था। लेकिन अफगानिस्तान की जो नुमाइंदे आए हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि वो किसी और के एजेंडे पे अमल पैरा है, और वो कोई और मेरे नजदीक इंडिया के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपको पता है हम एक पॉइंट एजेंडा लेके गए हैं जिसपे हम चाहते हैं कि कंसेंसस इत्तेफाक राय हो जाए, और वो वन पॉइंट एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को और तालिबान को ना इस्तेमाल करने दे कि वो वहां से पाकिस्तान आए और यहाँ पे हमले करें और हमारे बच्चों को, हमारे फौजियों को, हमारे अफसरान को शहीद करके जाए। और ये हर सॉवरेन नेशन का ये डिमांड होती है कि वो दूसरे नेशन से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी ज़मीन उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और इस पे अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। सेकंड दौर इस्तांबुल में जारी है, और हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगर आपने ये हमें एश्योरेंस नहीं दिया तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन जो है उसके ऊपर हमले रुकें, हमारे नौजवान शहीद होने से बचें, और फिर हमारी और आपकी जो ताल्लुकात भी हैं और हमारे जो आपके फ्यूचर भी है उसमें हमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं नज़र आ रही, बल्कि उसमें हमें कशीदगी नजर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मिर्जा साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ उसी तरह के ताल्लुकात होने चाहिए जो किसी एक नेबर के साथ होते हैं, लेकिन बेसिकली दूसरे एंड से अफगानिस्तान चाहता ये है कि उनके साथ जो हमारी 2600 किलोमीटर की डेविड लाइन है उस पे वो आते जाते रहें, वो फ्रीली ट्रैवल करें, वो फ्रीली ट्रांसपोर्टेशन करें, उस पर उनकी कुछ तजारत ना के ऊपर कोई कदगन ना लगे, उनके लोगों के ऊपर कोई कदगन ना लगे। वो पासपोर्ट के जरिए क्यों आते हैं पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल है हम उनको अपनी कॉलोनी नहीं समझते, वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं, क्योंकि इस बार भी वो शायद बहुत सारे लोगों को ऑनरशिप दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ सूबा है उसमें भी मामला अभी तक ठीक नहीं हो रहे। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, तो इस मामले में आप लोग खुद आगे बढ़ के ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि अगर वो मुलाकात नहीं होगी तो सूबा इसी तरह रहेगा। हम चाहते हैं कि केपी में जिस तरह से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब इलेक्ट हो चुके हैं, अब वो मतलब अपने तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई 8-10 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। होम मिनिस्ट्री है, इत्तलात है, बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज हैं। उनकी ये जिद है कि वो इमरान खान साहब से पूछेंगे, उसके बाद से लोगों को मिनिस्ट्री एलोकेट करेंगे। सो ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? अगर करवा दी जाए तो ये जो एक सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, इसका हल निकल सकता है। हमारी पार्टी के गवर्नर ने, जो सूबे का गवर्नर है फैसल करीम कुंडी ने, एक अपना मौक़िफ़, एक राय बयान की, लेकिन हम हुकूमत में तो नहीं है। हुकूमत जो चला रही है मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम नून ने अपने तो है सर, मशवरा तो दिया जा सकता और बाकी जगहों पे ये हिदायत देनी होगी कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं, और वो हम मशवरा कर सकते हैं, उन्हें तजवीज़ दे सकते हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने कही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सूबे में जल्द अज जल्द चेंज, तब्दीली का जो अमल है वो पायतकमील तक पहुँचे, और वो काबीना जो है उसका ऐलान हो जाए, ताकि वहाँ मामलाते ज़िंदगी नॉर्मल जो है वो आगे बढ़ सके। और इसी
एक अच्छी सोच के साथ कौमी मफाद में उन्होंने ये तजवीज़ दी है, और अब इसका पूरा दारोमदार है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि वो इसको किस तरह से लेती है, इस बात में क्या पेशरफ्त होती जाहिर है सर, अब हम भी यही मशवरा दे रहे हैं, आप इत्तेहादी हैं, आपने भी ये चीज इस हवाले से मशवरा दे दिया, और ये फैसल होना चाहिए कुंडी वैसे, साहब भी ये कह होना रहे चाहिए। हैं होना चाहिए। मेरे साहब ने भी जिस तरह कहा ना, ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उनकी मुलाकात करवाएंगे, उसके करवाएंगे, बाद कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनेगी। एलोकेट होंगी, सूबे का निज़ाम आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसी सूबे में सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम नजर आती है। वो सूबा, वो जो जितनी बड़ी आपकी लाइन है ना, वो जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो सारा का सारा केपी के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसको तो अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, मैं चाहती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, तो आखिरी सवाल का जवाब भी आप देते जाएं। सिंध में किसानों ने झोलियां उठाकर सिंध हुकूमत से एहतजाज किया है, तो उनका कहना है कि हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे, खुदारा हुकूमत सिंध चावल की फसल की कीमत बढ़ाए। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, ये हमने भी बिलावल साहब मिले थे शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी दरख्वास्त यही की थी और तजवीज़ भी यही की थी कि सपोर्ट प्राइस का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। एजेंसी और जो कम्युनिटीज़ हैं उनका, और आपको सुन के ये खुशी होगी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है। बाकी अजनास की अभी सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि पिछले साल फार्मर ने बहुत मार खाई, किसान बहुत बुरी तरह से पिटा है। एक तो कॉटन की फसल कम थी, फिर अब इस साल सैलाब, फ्लड आ गया है। फ्लड में पंजाब की 28% फसलें, जिसमें चावल है, जिसमें गेहूं है, जिसमें मेज है, मकई और कॉटन है, ये चारों फसलें जो हैं बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ किसानों का ये जायज मुतालबा है और पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है। ठीक हो गया, पाकिस्तान पीपल्स सपोर्ट करती है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले कश्मीर के हवाले से बात की। कश्मीर के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि वो उम्मीद कर रहे थे कि वज़ीर आज़म अनवर उल हक खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन मैंने कल वज़ीर आज़म साहब को सुना साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी अमल है अदम एतमाद लाना, और अगर आप एतमाद लाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आए, वहाँ पे भी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मेरी याद आएगी मेरे जाने के बाद, मैं बड़ा अच्छा हूँ। हर शख्स यही कहता है अपने बारे में। खैर, लेकिन नून लीग ने, हम अगर इस बात को कंक्लूड करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल ये बयान दिया है, उन्होंने फाइनल फैसला कर लिया कि हम साथ देंगे पीपल्स पार्टी को, ऑपोजिशन में बैठेंगे। और ऐसा मतलब राना साहब को भी अनवर उल हक साहब की याद नहीं आ रही। हाँ, मतलब ये है कि तो चाहते हैं किसी पार्टी को उनकी याद आ जाती और वो कहते हैं कि आदम एतमाद हम नहीं ला रहे, नहीं लाते। मतलब ये मामला चलते रहते हैं हमारी सियासत में। ये आप ये कहें वही बात है कि जमहूरियत, ये जमहूरियत का हुस्न इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी तरह से ये सब कुछ होता है। खवातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब कुछ क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट के बाद T20 का इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर यानी कि आज से रावलपिंडी में होने जा रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त थी में जब आई तो, और मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट के दिल एक बार फिर आप ये कह सकते हैं कि तेज़ धड़कने लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड सजने को हैं तैयार और खिलाड़ियों के चेहरों पर एक नए अज़्म की चमक भी देखी जा सकती है। और पहला T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच बिलतरतीब 31 अक्टूबर 1 नवंबर को लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम में होंगे। और ग्रीन शर्ट्स के लिए ये सीरीज इस लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी हालिया टेस्ट सीरीज में जिस तरह से जो कारकर्दगी थी वो काफ़ी गैर तसल्ली बख्श रही थी। बिल्कुल ऐसी है वो। जब मैं क्रिकेट डिस्कस करता हूँ तो मेरे साथ साथ अब गज़ल भी क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती है। हमने क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल बात करनी है गज़ल, अच्छा। लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मुल्तान में चलते हैं और डेंगू के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिलजेब आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। दिलजेब, डेंगू के हवाले से बताइएगा, क्योंकि वो हमारा हिसाब इस तरह का है कि कभी हम हीट वेव से, उसके बाद डेंगू से, फिर स्मोक से, फिर सैलाब से और इस तरह की सूरत हाल से हम निपटते रहते हैं। डेंगू के हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया खैन। बात की जाए तो सैलाब की भी वजह से जो है डेंगू के जो वार हैं मुल्तान में बढ़ते जा रहे हैं। सैलाब के बाद मुल्तान में के सिर्फ शहरी इलाकों में जो है डेंगू का बहाव तेज हुआ, बल्कि वही जो इलाके हैं वहाँ पे डेंगू के वार हैं
वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग बुखार में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे हैं। दाना की बुनियाद पर न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी एक बड़ी तादाद से डेंगू के जो मुतासरीन हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें लीस्टर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, शबाज हॉस्पिटल और जिसमें दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। डॉक्टर की जानिब से भी जो है वो खुसूसी दे दी गई है और डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर जो है इस वक्त शहर भर में डेंगू केसेज में इजाफे के बाद डेंगू के जो ताज़ा डेंगू है उनकी जानिब से भी जो है सरगर्मियां तेज कर दी गई है। महकमा सेहत के मुताबिक जिले भर में 150 से ज्यादा डेंगू वर्कर्स जो है वो डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं। घर, गलियां, मसाजिद, दीगर अवामी मुकामात पर स्प्रे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मसाजिद में भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि किसी जगह पर भी डेंगू लावा अफजाइश ना हो सके। महकमा सेहत के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो डेंगू है इसकी रोकथाम के लिए अवाम को अच्छा दिलजेब, ये भी बता दें कि अगर सिर्फ अभी हम एक मंथ की बात करें, अक्टूबर की बात पिछले 2-3 मंथ्स की बात करें, हम देख रहे हैं डेंगू केसेस काफी सामने आ रहे थे, तो क्या अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है? कितने मरीज इससे इफेक्ट हो चुके हैं? अच्छा, अगर बात की जाए ना तो रोजाना की बुनियाद पर ना अस्पतालों में 4 से 5 मरीज जो है इनमें तशखीस जो है वो डेंगू की हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए मिस्टर हॉस्पिटल में तो आए दिन जो मरीज हैं वो उनमें जो है वो डेंगू की जो मर्ज है वो नजर आते हैं। इसके बाद टेस्ट होते हैं, उनकी जो है पता चलता है कि इसमें डेंगू है। लेकिन इस वक्त जो बहाव है डेंगू का वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि सैलाब की वजह से जो इलाके हैं और उनमें पानी खड़ा है तो जिसकी वजह से डेंगू लावा है ये फैला है। इसके बाद मौसम भी एकदम तब्दील हुआ है तो लोगों के जो गमले वगैरह थे उन्होंने अभी तक वैसे जो रहते थे जैसे जब डेंगू शहरों में भी फैला है, बारिशों की वजह से भी जो है डेंगू फैला है। दूसरा सीवेज का निजाम मुल्तान में जो है इस वक्त खराब कर गया तो उसकी वजह से डेंगू जो है वो ज्यादा केसेस सामने आए। ठीक हो गया दिलदेव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दिलदेव आकाश हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम मुल्तान, जो कि आगाह कर रहे थे डेंगू के हवाले से। जिस तरह गजल ने पहले बताया था आपको कि हम बात करेंगे T20 क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज T20 का मेला सजने को तैयार है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच होगा और रात 8 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। अक्टूबर के आखिरी दिन है, अब हम ये कह सकते हैं कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद और पिंडी का वेदर ऐसा है कि रात को यहाँ पे क्रिकेट खेली जा सकती है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एक हैवी क्राउड वहाँ पे होगा जो कि T20 मुकाबले को एंजॉय करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गजल ने अपने इंट्रो में कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में तो हम उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा सके क्योंकि शायद एक मैच हमने जीता था, दूसरा भी जीत सकते थे, लेकिन आखिरी विकेट जनूबी अफ्रीका की इतने रन्स बना गई कि हमसे उस तरह से वापस कमबैक ही नहीं हो पाया। सो बताइएगा T20 क्रिकेट में आप किस तरह से देख रहे हैं हमारे मुकाबले को, क्योंकि मोरलेस हम अपने होम ग्राउंड में ज़्यादा स्टार स्टडी टीम से खेल रहे हैं और अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उनके पास इतने स्टार्स मौजूद नहीं है एज फार एज T20 स्क्वाड इज कंसर्न। जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी क्या कहते हैं चेंजेस हैं टीम में। बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, नसीम शाह का कमबैक हो रहा है, बट आज के मैच का ना कॉज आई थिंक ज़्यादा बड़ा है क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम कम्प्लीटली पिंक नज़र आएगी और पिंकटोबर के लिए क्या कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए वो आज का जो है वो गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे थे, आप लोग डेंगू की भी बात कर रहे थे और उन सब चीज़ों को लेके कि आज के मैच का जो कॉज है आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा है इस चीज़ से कि जो आज का मैच है। लेकिन आज का मैच ऑब्वियसली मैच तो है, क्रिकेट तो खेलनी है, किसी ने हारना है किसी ने जीतना है। पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर और क्या कहते हैं ओवरऑल आप जायजा लें तो ज़्यादा बड़ी टीम लग रही है साउथ अफ्रीका की टीम से। नए कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, स्टैंड इन कैप्टन है, बट उसके अलावा टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं जो कमाल बात है, जो आई थिंक बड़े अच्छे से पाकिस्तान में शायद नहीं हुई थी। और उसकी एक बड़ी वजह आप और मैं दोनों जानते हैं, बेशक हम नाम ना लेना चाहें, लेकिन ये कि वो फैक्टर तो है बहुत बड़ा। हमने टेस्ट क्रिकेट में जब टेस्ट मैच चल रहा था तब भी देखा और क्या कहते हैं अगर आपने थोड़ी सी BTS फुटेज वगैरह देखी और लोगों ने जो स्टैंड से बना के वीडियोस वगैरह शेयर की हैं उसमें आपको पता लगता है कि स्टार पावर बाकी में इन चीज़ों को लेके मैटर जरूर करती है। बट ओवरऑल आई थिंक कि देखने की बात की जाए और मौसम की आपने बात की तो आइडियल बिल्कुल परफेक्ट मतलब आइडियल कंडीशंस होंगी क्रिकेट के लिए
और होपफुली हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। अच्छा अली, ये भी बता दें इस तरह से आपने बात तो कर ली, लेकिन पिच के हालात अगर हम देखें तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? आई थिंक माइक हैसन का जो स्टाइल है ऑलराउंडर्स वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा तो क्योंकि जो टीम की क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है उसके साथ चेंज तो हुआ है, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली उसी टीम स्ट्रक्चर के साथ मोर और लेस ऑलराउंडर्स को लेके, एक्स्ट्रा बैटर को लेके, क्योंकि हमने जब T20 खेलना है रावलपिंडी की पिच पे तो हमें पता है कि बैटिंग पैराडाइज मोर और लेस होना ही होना है, रन अच्छे खासे हो सकते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा सा उसका जलवा देख लिया था कि आप अगर टिक के खेलो, आप अपनी शॉटें मारो तो आपको रन मिलेंगे, और T20 क्रिकेट है तो यहाँ पे वैसे ही तो रुकना तो किसी ने है नहीं। तो उस अगर इंटेंट की बात की जाए तो बेशक साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी टीम नहीं है, रावलपिंडी की पिच है, साउथ अफ्रीका की टीम के पास इंटेंट जरूर होगा। और अभी अगर आपने जायजा लिया और टेम्बा वुआ ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की है कि साउथ अफ्रीका की टीम और सिलेक्टर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स नहीं देख रहे, वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, खासतौर पे वो प्लेयर का कैरेक्टर देख रहे हैं, वो किस रोल में फिट होता है, उस चीज को देख के सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो अगले आने वाली जो टीमें बना रहे हैं वो उस रोल के मुताबिक जो है ना, एक फिल्म बन रही होती है, कैरेक्टर लिस्ट होती है कि हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए, हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए, हमें इस कैरेक्टर का बंदा चाहिए, वो अपनी टीम उस कैरेक्टर लिस्ट के मुताबिक बना रहे हैं आई थिंक। और वो आगे आने वाली क्रिकेट को बहुत क्लोजली डिफाइन करेगा कि आप किस कैरेक्टर के बंदे हैं, किस कैरेक्टर की क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो कैरेक्टर फिट होता है कि नहीं, वो रोल फिट होता है कि नहीं। और उसके मुताबिक हम आई थिंक बहुत दफा इस बात कर चुके हैं शो में भी कि रोल के मुताबिक प्लेयर को लेके आना चाहिए, अगर वो रोल के मुताबिक सेट है तो आप जरूर प्लेयर को खिलाएं। और क्या कहते हैं टीम जो है पाकिस्तान की वो मोर और लेस मुझे यही लगता है कि आज एक्स्ट्रा बेटर, ऑलराउंडर फ्रेंडली और पिच को देखते हुए क्या कहते हैं चेस करने वाला माहौल जो है ना आज के मैच में होगा। अच्छा सर, बाबर आजम की और नसीम शाह की वापसी के हवाले से आपने जिक्र किया था, बाबर आजम की वापसी होगी, बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया गया था, वापसी क्यों करवाई गई? अगर उनकी फॉर्म वापस नहीं आई थी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं, उन्होंने हनीफ मोहम्मद कायरत ट्रॉफी खेली नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल से एक 50 बनाई और 50 के बाद वो आउट हो गए, सो बाबर आजम को किस बुनियाद पे टीम में लाया गया? क्या उनके फैन से बचने के लिए कि चलो ठीक है टीम को शिकस्त होगी तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बाबर आजम नहीं था तो इस वजह से शिकस्त हुई है? आई थिंक बाबर आजम के फैन से बचने से ज्यादा जो मकसद था बाबर आजम को बाहर लेके जाने का, जो बातें हो रही थी, जो चीजें क्या कहते हैं जो कही जा रही थी, और जो मुद्दा बनाया गया था वो था स्ट्राइक रेट और वो था बॉल्स खाने वाला। लेकिन अगर आपके पास एक प्लेयर है जो उसकी क्या कहते हैं प्रूवन परफॉर्मेंस है आपको एटलीस्ट रन देने की, ठीक है, और जब आप जिनको उनकी जगह लेके आए उनसे भी वो चीज नहीं हो रही, ना आपके क्या कहते हैं रन निकल रहे हैं, ना तेज हो रहे हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट मतलब वो है ना कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, कि आपको पता है कि एक बंदा एटलीस्ट निकाल तो लेगा, कर तो लेगा, तो आप उसके बाद वापस जाते हो। तो वही वाला सिस्टम थोड़ा सा टीम के साथ वापस हुआ है कि जब आप जो चीज करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकी, वो हमने बहुत ट्विटर की गुफ्तगू भी, हमने न्यूज चैनल की गुफ्तगू भी, हमने हर जगह पे वो चीज जो इंटेंट मर्चेंट्स की बात की जाती है, आपने मोहम्मद हारिस को जो है वापस भेजा है, आपने हारिस रऊफ को वापस भेजा है, आपने सुफियान मुकीम का वापस जाना मुझे ज्यादा समझ नहीं आया क्योंकि ना उसको इतने कोई खास चांस मिले थे, ना उसने क्या कहते हैं उसके रिकॉर्ड स्टिल अभी भी बहुत लोगों से बेहतर है। बट देन अगेन आप अच्छे खासे फखर जमान के बारे में जो माइक हसन ने बात की वो भी थोड़ी सी क्या कहते हैं सुनने वाली और जायजा लेने वाली बात है कि हम चाहते हैं कि फखर जमान वनडे क्रिकेट ज्यादा खेले। अब वनडे क्रिकेट खेले तो है तो T20 फॉर्मेट ना, और वो हैं तो मतलब प्रूवन रिकॉर्ड अभी एशिया कप में भी फखर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस से अच्छे रन कर रहे थे। बट देन अगर हमने एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की भी उधर भी वापसी हुई, उधर जो उनका जो स्टार्टिंग थी, जो फ्लो था वो हमें बहुत अच्छे से नजर आया। बेशक 150 की, लेकिन रन उनके थे 42 भी था, 37 भी था, कि वो रन कर रहे थे, रन निकल रहे थे, बल्ले से रन आ रहे थे। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की और आई थिंक प्रॉब्ली जरूरत है, तो जो बड़े रन हैं वो भी आ जाएंगे। बट देन अगेन हम इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस एक प्लेयर को दे नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ तनकीद कर रहे थे। जहां जाएं, जिधर बैठे, जहां टीवी चैनल खोल लें, स्पोर्ट्स चैनल खोल लें, ट्विटर खोल लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लें, जो मर्जी यूट्यूब खोल लें, हर जगह बस बात यही हो रही थी
कॉन्फिडेंस की कमी है, मेंटल ब्लॉक है। तो मेंटल ब्लॉक भी वो कैसे निकलेगा? हम आप बड़े प्लेयरों को देखें, आप गौर करें, 3 साल विराट कोहली ने भी सेंचुरी नहीं की थी। क्या इंडियन टीम ने उनको साइड लाइन कर दिया था? नहीं किया था, उनको कॉन्फिडेंस दिया था। और हम तो बात कर रहे हैं कि हमने क्या कहते हैं, प्लेयर जब रन कर रहा था हमने उसके साथ साथ ही उसको बाहर कर दिया था। ऐसे हमने बहुत प्लेयर्स के साथ किए, जैसे मैंने भी सुफियान मुकीम का जिक्र किया। सुफियान मुकीम तो बिल्कुल सही कर रहा था। इन दैट सेंस आपके पास आमिर जमाल की भी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। टेस्ट सीरीज से उनको रिलीज करने का मुझे वजह समझ नहीं आई थी। बट देन अगेन आपके पास कोच फर्क है, अब यहाँ पे आपके पास मेंटेलिटी का फर्क है टेस्ट क्रिकेट से और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। और उसमें माइक हैसन की अप्रोच जो हमने पिछली 2 सीरीज में देखी है, एशिया कप में देखी है, वही अप्रोच जो है वो क्रिकेट को लेके, लेकिन प्लान्स एटलीस्ट आपको क्या लगता है अली, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आज भी फिर हम ये तवक्को करें कि प्रेशर उनके ऊपर होगा या कितना होगा, या रन्स कर पाएंगे वो? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी, जैसे भी आपने खुद भी जिक्र किया, माइंड उनका ब्लॉक है, प्रेशर की भी बहुत बात हमने की थी। आपको क्या लगता है कि आज वो रन्स कर लेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए? आप अगर जायजा लेना बाबर की पिछली दोनों टेस्ट मैचेस की इनिंग्स का, तो बैटिंग करते हुए प्रेशर नहीं नजर आ रहा था। वो 2 दफा तो बड़ी क्या कहते हैं अनलकी, क्या कहते हैं लूज बॉल्स के ऊपर आउट हुए, और वो फोकस की कमी थी। ठीक है, उनके जब बल्ले से रन्स निकल रहे हैं तो आपको वो फ्लो नजर आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि यार इस बंदे का जो बल्ला है वो चल रहा है, बंदा फ्लो में है। ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल जितने लकी माशाल्लाह से अब्दुल्ला शफीक रहे थे, ठीक है, 5 बारियां एक ही मैच में मिल जाना, ठीक है, आप मतलब सिर्फ इतना कर लें कि जिस फ्लो से दूसरा टेस्ट मैच बाबर आजम खेल रहे थे वो 5 बारियां बाबर आजम को मिल गई होती तो शायद वो 100 भी कर जाते साथ में। ठीक है, इतना लकी नहीं रहते कभी बैट्समैन। ठीक है, बट फोकस का एक है, बहुत जेन्युइन बात है कि मैं साइड उस तरह से नहीं ले रहा कि फोकस की कमी नजर आ रही है। दोनों टेस्ट मैचेस में 42 करके भी गंदी बॉल पे आउट हुए, फोकस की कमी थी। 50 करके भी 50 किया, पहला दिन था ओवर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आपकी लंबी इनिंग्स ड्यू थी, ठीक है, आपको अच्छी बॉल पड़ी, चलें ठीक है, पिच का भी उसमें कमाल था, ठीक है, लेकिन आपका फोकस उससे ज्यादा होना चाहिए था। आप इतने बड़े बैटर हैं, आपका फोकस उससे ऊपर होना चाहिए था ताकि आप उसको काउंटर कर सकते और आप पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग खेल सकते। बट T20 क्रिकेट उससे बहुत क्या कहते हैं डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, आपको बॉलर को रोकना नहीं है, आपको दिन लंबा नहीं करना, आपको बारी लंबी नहीं करनी है, आपको शॉटें मारनी है, आपको रन्स करने हैं। ये करते हुए नजर आएंगे तो फिर वो अपना T20 फॉर्मेट सस्टेन कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। वो तो क्वाइट सिंपल, हमने पहले भी देख चुका है। आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी साइड लाइन कर चुके हो, आप बाहर बिठा चुके हो, उनको टीम से बाहर कर चुके हो। 1 साल बाद पूरे वो अपना T20 मैच खेल रहे होंगे इंटरनेशनल। सो देयर इज दैट, पाकिस्तान ने इस साल में अच्छे खासी T20 क्रिकेट खेल रही है, मल्टीपल सीरीज की आ गई है, ट्राई नेशन हो गई है, अभी मजीद आनी है। तो आपने सस्टेन कर, आप रन देंगे तो सस्टेन कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और जवाब हो नहीं सकता। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की थी कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, फिर बीच में आपने बात की थी सुफियान मुकीम की। मैं सुफियान मुकीम के ऊपर आऊंगा, मैं चाहूंगा कि गजल की सुफियान मुकीम की बात करी थी वो सवाल से सवाल करें, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हारिस रऊफ उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रायोरिटीज नजर नहीं आ रही किसी भी एंगल से। आपने आमिर जमाल की बात की, मैं अब्बास आफरीदी की बात करूंगा। आमिर जमाल हो गए, अब्बास आफरीदी हो गए, ये ऐसे पोटेंशियल प्लेयर थे जो कि बहुत तेज रफ्तार गेंदबाजी भी करते थे, कहीं ना कहीं पे लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए बड़े छक्के भी लगाते। स्पेशली अब्बास आफरीदी T20 में हारिस रऊफ का एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकते थे। वसीम जूनियर को हम प्रमोट कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली सलमान मिर्जा के ऊपर हम बहुत ज्यादा तकिया क्यों करना स्टार्ट हो चुके हैं? आई थिंक सलमान मिर्जा के पास वो एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर है ऑफर करने का, बट अब्बास आफरीदी के पास एक्सपीरियंस है और उनका प्रूवन क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी है इस चीज को लेके कि विद द बॉल ही इज वेरी हैंडी। वो स्लोअर बन भी करना चाहते हैं, वो चेंज ऑफ पेस भी, वो कटर्स भी जानते हैं, वो स्किड भी करते हैं, गेंद तेज भी निकाल लेते हैं। अब्बास आफरीदी का एक्सक्लूजन जो है ना, वो भी आपकी जैसे मैंने सुफियान मुकीम का जिक्र किया वैसे मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि इज अ वेरी हैंडी लोअर एंड बैटर। खासतौर पे T20 क्रिकेट में आपको चाहिए कि आपके पास वसीम जूनियर, आपके पास अब्बास आफरीदी जैसी टेल हो जो फहीम अशरफ के नीचे आ रही होगी। तो आपको पता है अगर फहीम अशरफ जो है, और फहीम अशरफ ने बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव किया ओवर द क्या कहते हैं इवन एशिया कप, ट्राई नेशन में भी, उसके अलावा भी टाइम एंड टाइम अगेन वो अपनी यूटिलिटी दिखाते रहते हैं। उसके नीचे आने वाले प्लेयर अगर आपके पास अब्बास आफरीदी जैसे और वसीम जूनियर जैसे होंगे तो आई थिंक वो माइक हैसन की अप्रोच के साथ भी बहुत अलाइन करते हैं, जैसे वो क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, जैसे वो प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट देन अगेन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
के प्लान्स हमारे यंगस्टर्स को लेके खास तौर पे वो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहे। कुछ प्लान्स तो आज देखें माइक हसन ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातों में बता दिए, बट इन लोगों को लेके वो प्लान्स हमें नहीं समझ आते कि हम उनको क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। ऑल्दो आप अगर जायजा लें, और हमें अब खुद भी पता है इस बात का कि हारिस रऊफ ने क्लच टाइम्स के ऊपर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया। हारिस रऊफ के आगे पीछे की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज रही हैं, पाकिस्तान की हाईएस्ट क्या कहते हैं विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स के, लेकिन वो फोकस मिसिंग है। आपका याद करें ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, आप याद करें UAE वाला मैच, आप याद करें USA वाला मैच, आप याद करें ये एशिया कप का फाइनल, तो क्लच मोमेंट्स पे आपको ऐसे बंदे का क्या कहते हैं जहाँ पे जरूरत थी हमें कि हारिस रऊफ आके जहाँ पे डिलीवर करें। ठीक है, अगर हमें अंदाजा है इस बात का कि हारिस रऊफ को रन लगते हैं, हमें पता है इस बात का, लेकिन इतने लगते हैं थोक के हिसाब से लगते हैं, ऐसे मोमेंट पे लगते हैं, विकेट लेने से वो कासिद रहते हैं, तो वो चीज नाकाबिले कबूल है। उनको कायदे ट्रॉफी खेलने भेजा, वो खेल रहे हैं, लेकिन उधर भी 5 ओवरों में माशाल्लाह से उन्होंने क्या कहते हैं 40-45 रन खा लिए हैं 4-डे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो उनको भी अपना ऑब्वियसली कंट्रोल की जरूरत है। देखें, जब भी बात की जाती है ना कि किसी प्लेयर को आप डोमेस्टिक खेलने के भेजें, ठीक है, खासतौर पे बॉलर को, उसका फोकस, उसका लाइन और लेंथ, उसका कंट्रोल की जरूरत होती है। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो आप कहीं कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के शायद लूज कर जाते होते। हमने इसीलिए ये बात बाबर आजम के लिए भी की थी कि आप जाएं वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप जाके अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा वापस लेके आए, अपना फोकस वापस लेके आए। हमारे बहुत बड़े प्लेयरों को उस फोकस की वापस जरूरत है, और वो बहुत नीडेड है। हम चाहते, हमें कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर तनकीद करके ये कहें कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट जबरदस्ती खिलाओ, कि आपको छोटे फॉर्मेट में भेज रहे हैं, आपको छोटी क्रिकेट में भेज रहे हैं, आपको निचली क्रिकेट में भेज रहे हैं। निचली क्रिकेट नहीं है, देखें एक क्या कहते हैं एक वो होती है, एक जर्नी अली, होती मुझे है। जल्दी से ना, चूंकि हमारा वक्त खत्म हो गया, ये भी बता दीजिए, आपने भी बात की थी सुफियान की, हसनैन ने भी बात की, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। सुफियान मुकीम को क्यों ड्रॉप किया गया, आपको क्या लगता है? या तो शादाब की वापसी का रास्ता क्लियर हो रहा है इस वजह से, या कोई और वजह है? ये बिल्कुल वैसे ये सवाल है कि जैसे एक सवाल निकला था पाकिस्तान की सियासत में कि मुझे क्यों निकाला। सुफियान मुकीम भी शायद आज यही बात कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे काफी प्लेयर हैं जो अभी भी यही बात कर रहे होंगे। मुझे नहीं समझ आती, मुझे सुफियान मुकीम की एक्सक्लूजन जो है ना, ऐसे क्रिकेटर, ऐसे बॉलर की खास तौर पे, आपको पता है इस टाइम क्रिप्टोनाइट बना हुआ है स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, जो वेरिएशन से बॉल करता हो, हम देख चुके हैं पूरी दुनिया। ठीक हो गया अली, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अली ताबिश, हमारे साथ मौजूद थे। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी इन डिटेल आपसे कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान 20 टीम के हवाले से। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग सुबह की सोच में हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, आपकी सुबह का आगाज भी हो चुका होगा। और कुछ लोग बीमार हैं हमारी टीम में भी, मैं भी पहले बीमार थी, अब थोड़ी शी इज द वन मैं अब जिसने बीमारी को फैलाया है। हाँ, मैंने फैलाया है और मुझे भी कहीं से लगी है, और फिर अब जो है मैं थोड़े से ठीक होने के फेज में हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं हमारी टीम में जो अभी बीमारी के फेज में ही चल रहे हैं, लेकिन ये है कि मौसम का मसला है। मौसम कुछ इस तरह से तब्दील हो रहा है जिसकी समझ नहीं आती। रात को ठंड होती है, सुबह गर्मी होती है, दिन को भी गर्मी होती है, इस वजह से ये वायरल सबको हो रहे हैं। तो सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और आपको पता है कि सुबह की सोच का आगाज कैसे होता है? ट्रेंडिंग सुपर सोशल स्टोरीज के साथ जो चल रही होती हैं। तो सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है, वो है कराची से। कराची एक्सपो सेंटर में वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर का इफ्तिताह कर दिया। जो तफसीलात सामने आई, उनके मुताबिक वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वेंटिलेटर पहले बैरून मुल्क से आते थे, लेकिन मुश्किल वक्त में क्या होता था कि कौम मुत्तहिद होकर अब कारकर्दगी दिखा रही है। मशीनरी की लाइसेंसिंग अब ऑनलाइन है, बदउनवानी के मौके कम हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पहले कागजी निज़ाम में रिश्वत ताखीर जो थी वो आम थी, अब सहूलत फराहम की गई है। जो ताकत मिली है उसे हम मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बाहर से तबाही जो है मुमकिन नहीं होगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म की शोबा सेहत को भरपूर सपोर्ट भी हासिल है।
उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केयर पर हमें बहुत काम करना है, हेल्थ केयर को फाल करने में ज़िले हुकूमत को भी काम करना होगा, साथ देना होगा और शोबा सेहत की बेहतरी के लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लोग वैक्सीन को यहूदी साजिश भी कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है और कराची के अस्पताल सूबाई हुकूमत के पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स भी बना रहे हैं और कराची में भी जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गज़ल ने कहा कि ये बदउनवानी और इस तरह की चीज़ें जब ऑनलाइन निज़ाम नहीं होता था तो उस वक्त होती थी, अब भी शायद होती हैं, कहीं ना कहीं पे प्रिवेल कर रही होती है। लेकिन एक जो पॉइंट था वो बड़ा सुनने वाला भी था और ये पाकिस्तान की जो कौम है उसकी मैं समझता हूँ कि खासियत है कि जब मुश्किल वक्त आता है, कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो हम एक हो जाते हैं और वो जो जितने भी वसाइल हैं उनमें जो कमी होती है उनको फिर बालाए ताक रखते हैं उनकी कमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर हो जाती है तो उनकी कमी हमें कमी महसूस नहीं होती है। ये हमारी कौम की खासियत है, ये हमारे इस माशरे की खासियत है, ये हमारे इस कल्चर की खासियत है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए बड़ी हौसला अफजा खबर है मेरे पास। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और फैमिली कोर्ट का फैसला कल अदम हुए फैसला सुनाया कि जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। शोहर की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी तनसीख निकाह के लिए जायज़ बुनियाद है और अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ने जुल्म के तारीफ कानून में बयान करने की कोशिश नहीं की। अदालतों को गुंजाइश हासिल है कि वो जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें पहचान कर साबित होने पर इंसाफ कर सकें। फैसले में कहा गया कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, अज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अजियत जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। ऐसा तर्ज अमल जो जहनी या फिर जज्बाती अजियत पहुँचाए वो भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है और ऐसा तर्ज अमल जो औरत के लिए इज्जत और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे वो भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। फैसले में मजीद कहा गया कि मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचाना और औरत के लिए निकाह में रहना काबिल बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है और अदालतों ने जुल्म की तारीफ को वसी किया है। जुल्म में ज़हनी अजियत, गालम गलोच, झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है और जुल्म के लिए जिस्मानी जो ज़ख्म है वो शर्त नहीं है, बल्कि हर वो रवैया जो औरत को मायूस करे और एतमाद में कमी लाए और उसको एतमाद में कमी लाने से दो चार करे वो जुल्म कहलाएगा। सही, एग्जैक्टली। अब रूल सिर्फ दोनों एक के लिए नहीं है, मर्द के लिए नहीं है सिर्फ या फिर औरत के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत दोनों के लिए ही है। और इसमें जो आपने बात की कि पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला जो आया था मई 2024 में, शायद आई गेस, मुझे अभी क्लियर याद नहीं है, लेकिन उसमें ही इस तरह के कुछ फैसले थे जिनको अब कलअदम करा दे दिया गया है और बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक औरत खुद नहीं चाहेगी, खुला लेने के हवाले से बात नहीं करेगी, तब तक अदालत भी नहीं दे सकती है। समटाइम्स ऐसे भी हमने कुछ फैसले देखे थे या कुछ ऐसी तारीख में चीज़ें मिलती हैं जिसमें ये होता था कि अगर औरत ने पहले रुजू किया लेकिन बाद में वो चाहती थी कि नहीं अब नहीं चाहिए तो वो खुला दे दी जाती थी अदालत की जानिब से। लेकिन अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आए हैं बहुत सख्त हैं, जिसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाना चाहिए। 17 सवाल पर ये फैसला मुश्तमिल है और अब देखते हैं कि इसके आगे चलकर क्या नताज हमारे सामने आएंगे, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा क्या हुआ। पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है। ये फैसला कर लिया उन्होंने। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे के काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद की अदायगी गैर मुनासिब लगता है और हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल ये 5वां इजलास था जो कि हुआ और दौरान इजलास मसाजिद की तामीर, उनकी मरम्मत के प्रोजेक्ट्स और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने और उनकी जल्द तकमील के इक़दाम की भी हिदायत की गई। That is absolutely brilliant from Punjab government, absolutely brilliant from CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी जानिब से हमें बहुत सारे इनिशिएटिव नज़र आते हैं और ये जो इमाम मस्जिद के हवाले से जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही काबिल दीद है। हमने देखा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिसमें आप सऊदीया ले लें, मेनली कतर ले लें या फिर दुबई ले लें, वहाँ पर भी इसी तरह से मसाजिद का ख्याल
ख्याल रखा जाता है। औकाफ का डिपार्टमेंट बड़ा पावरफुल है, मसाजिद के इमाम जितने भी हैं उनका ख्याल रखा जाता है। अब 65,000 मसाजिद इसमें पहले मरहले में शामिल हुई और हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि 65,000 से ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मसाजिद तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं। 65,000 शायद एक ही ज़िले में इतनी मसाजिद होंगी। सो ये बड़ा अच्छा कदम है, इसको हमें सराहना चाहिए। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कुछ चोर ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल्लात भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाला घरेलू मुलाजिम जिसके करोड़ों के असासों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है कि 45,000 माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स और अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख के ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले हैं। जो तफ्तीशी हुक्काम है उनका कहना है कि मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम की एक मुसाफिर वैन भी है जो हरीपुर रूट पर चलती है और मुलजिम से 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम को डिफेंस के रिहायशी बुजुर्ग जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। पुलिस का बताना है कि बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क का मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम बेचते थे। 4 साल कबल बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था। मुलजिम मामर खातून की देखभाल करता रहा और इसी दौरान चोरी भी शुरू की और इसी दौरान वो करोड़पति भी बन गया। और वैसे आपने सही कहा कि कुछ चोर ऐसे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। मतलब वो इस तरह से चोरियां करते थे कि इतने बैंक अकाउंट्स, इतने उनके घर और कोई पहचान भी नहीं सकता, लेकिन वो बुजुर्ग लोग बने बेकारी होते हैं। हाँ, बने बेकारी होते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग थे। एक तरफ आपने कहा उनकी 45 या 46 हजार रुपए तनख्वाह थी और दूसरी तरफ वो चोरियां कर करके वो महलात भी बना चुके थे। और बुजुर्गों की चोरी कर रहे हैं, दोनों क्योंकि उनमें से एक बुजुर्ग का तो इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद जाहिर है। लेकिन ये है कि इस तरह के जब वाकयात होते हैं ना, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड में लोग होते हैं, जैसे अभी हसनैन ने बात की कि इस स्टोरी में उनका बेटा था जो बाहर से उनको रकम बेचता था, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी खबर रखनी चाहिए अपनी वालिदैन की कि वो किस हाल में है, किस कंडीशन में है। आप उनको पैसे भेजकर मामला खत्म नहीं कर सकते, देखभाल भी उनकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अक्सर लोग समझते हैं बस पैसे भेज दिए बात खत्म हो गई, उनकी देखभाल हो ऐसा रही नहीं है। होता, ऐसा नहीं होता है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं सऊदीया, जहां पर सऊदी अरब ने जिद्दत की नई बुलंदियों को लफ्जी तौर पर छू लिया है, क्योंकि मुमलिकत ने न्यूम में स्काई स्टेडियम के मंसूबे का इंकशाफ किया है, जो दुनिया का पहला स्टेडियम होगा जो सहरा की सतह से 350 मीटर की बुलंदी पर मुअल्लक होगा, जो खेलों के तजुर्बे का एक नया अंदाज भी मुतारिफ कराएगा। ये 46,000 नशिस्तों पर मुश्तमिल स्टेडियम दी लाइन के अंदर तामीर किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवानाई से चलाया जाएगा, जो इसे दुनिया के सबसे पायदार मेगा स्ट्रक्चर्स में एक बनाता है। और मुतवक्के तौर पर 2032 के करीब मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा आप ये कहें कि 34 के फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स तक के मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। न्यूम स्काई स्टेडियम में माहौल दोस्त इंजीनियरिंग, जदीद फ़न तामीर और तफरी की हसीन इम्तजाज की अलामत होगी, जो आपको नज़र भी आएगी और सऊदी अरब के जिद्दत और स्मार्ट सिटी डिज़ाइन में आलमी रहनुमा के तौर पर मुस्तहकम कर रहा है। अब ये लफ्जी तौर पर ही है, बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है कि उनका जो विजन है, क्योंकि आगे जाके फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट करना है सऊदीया ने, इस वजह से भी इस तरह के ग्राउंड्स आपको सऊदीया में बहुत सारे बनते हुए नजर आएंगे। हमने देखा था इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो कतर में हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे ग्राउंड बने थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। और ये जो न्यूम सिटी की आप बात कर रही हैं, ये सिटी एक ऐसी सिटी है जो कि सऊदीया अपने बॉर्डर के साथ बना रहा है, जो बॉर्डर उसका इजराइल के साथ लग रहा है, और ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त न्यूम सिटी में कर रहा है सऊदीया। सो उसी के मेरा ख्याल है उसी को ज़हन में रखते हुए एक फुटबॉल ग्राउंड भी आपको वहाँ पे नजर आएगा। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, ब्राज़ील में एक शहरी ने एक और ज़बरदस्त कदम उठाया था, लेकिन वो पकड़ा गया मेरी तरह। अच्छा। वो अपनी तरह से सियाना बना था। आप भी पकड़े जाते हैं? हाँ, मतलब थोड़ी सी गलती करें तो हम पकड़े जाते हैं। ब्राज़ील में एक शहरी ने महज इंश्योरेंस हासिल करने के लिए अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार पोर्शे को आग लगा दी। ड्राइवर की बदकिस्मती थी कि वो अपनी स्पोर्ट्स कार की इंश्योरेंस को कैश कराने के लिए आग लगाते हुए पकड़ा गया। पराना की सिविल पुलिस से एक शख्स ने राब्ता किया, जिसने दावा किया कि इससे मुसल्लह अफराद ने ट्रैफिक में रोका और दही इलाके में ले जाने के बाद उसकी गाड़ी को आग लगा दी। शहरी ने दावा किया कि उसे आखिरी सेकंड में राहगीरों ने बचाया, जिन्होंने जलती हुई गाड़ी से उसकी चीखें सुनी थी और वो मामूली तौर पर झुलस गए। शहरी ने पुलिस को बताया कि वो अपने हमला आवरों की इस हरकत की वजूहात को नहीं जानता। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू की, जिसमें कुछ अजीब व गरीब तफसीलात सामने आई। इस मामले में मुतासरा शख्स ने अपने अगवा की कहानी बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आतिशज़दगी की जगह के करीब एक फार्म के CCTV
फोर्टिज में पोर्शे स्पोर्ट्स कार के मालिक को खुद आग लगाते हुए देखा और इस तरह शहरी का झूठ भी पकड़ा गया, उसकी पोर्शे भी गई और उसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हुआ। मतलब देखिए, एक वक्त में 3 नुकसान अगर उसने ये करना ही था तो किसी ऐसी जगह पे कर लेता जहाँ पे कैमरास नहीं थे। इतना दिमाग तो उसने चला लिया कि मैं अपनी गाड़ी चला लूं और बाद में वो पे कर देगी कंपनी। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन ये है कि आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, और इंश्योरेंस भी वो भी आपकी खत्म। फिर उसके बाद जो आपने गाड़ी ली थी, इतनी खूबसूरत और महंगी गाड़ी, वो भी खत्म हो गई। आपको मिला क्या? तो इसलिए अगर जब आपने इंश्योरेंस करा ही ली थी तो थोड़ा सा आपको उनको ये मिला कि आज हम उनको मॉर्निंग शो में डिस्कस कर रहे हैं। बस उनको ये मिल गया, यही उनको एज हासिल है। चले जी आगे, ये थी हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी थी और सबक आमेज भी थी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक शॉट, वापस आएंगे। स्टे विद अस।